कोई बात नहीं भाऊ, लाइव वाले सब लोगों को अब आवाज जाएगा। जितने लोग 2 बार ले लिए हैं उन लोग का, हाँ ऐसे नहीं। आप लोग ऑफलाइन पढ़ो लोग ना, तुम लोग क्लास में क्या छोड़ते रहता है? हाँ तब क्या दिक्कत है? ऑनलाइन से ऑफलाइन में अभी फिलहाल आप करते रहिए। ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो आप ऑनलाइन करते 1 हफ्ते के अंदर। नहीं, यूपीएससी के कंप्लीट टीचर अलग, बीपीएससी के कंप्लीट अलग, उनके मैथ, हाँ नहीं, यूपीएससी ये दोनों में अंतर रहता है। लैपटॉप का एक्सेस आपको 1.5 महीना बाद मिलेगा, ठीक है, 1-1.5 महीना लगेगा, तब जाके टीवी पे चलिए अब आगे समझते हैं आप लोग। आप अंकल जी चिंगम मत कहिएगा। लास्ट 1-2 अटेम्प्ट बचा होगा आपका। ओपे से खा रहे हैं चिंगम। बीपीएससी में नहीं खाई, ये सब चीज आदत अभी से सुधार के रखिएगा। समझा? कई लड़के हम आपको जब इंटरव्यू प्रोग्राम में रखेंगे ना, बैठने के 5 मिनट तक उनके दिमाग में बैठ जाता है अब इसको नहीं सेलेक्ट करना है। बैठने के 5 मिनट के अंदर वो लोग समझ जाते हैं। बस 10 मिनट तक वो इसको इंटरटेन करते हैं कि हाँ भाई चल चल अब निकल, तू 15-20 मिनट हो गए, निकल यार, तू निकल अब यहां से। तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू सबके माइंडसेट के हिसाब से आपको अभी से लगना पड़ेगा। जिन लोगों का पीटी निकला, मेंस कुछ है नहीं बीपीएससी का। बीपीएससी रियलिटी में बताते अखरोट है, अखरोट। समझ में आ गया? और इसका पीटी जो है ना 12 वाला है। जो लड़का ये अखरोट का बाहर वाला तोड़ दिया, अंदर वाला मेन से एकदम चुपचाप खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप कैसे तोड़ना है? वही तो बता रहे आपको। ये क्या कर रहा है? हम गरीब आदमी है, टैबलेट पर एक्सेस दे दीजिए तो मतलब मोबाइल पे पढ़ो तब गरीब हो तो, हाँ ऐसे कहेगा सर हम गरीब हैं, आईफोन में एक्सेस दे दीजिए। चलिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको वन रिपोर्ट बता दिए थे। सबसे ज्यादा जंगल किस क्षेत्र में? बताइए कितना प्रतिशत वन आच्छादित रहना चाहिए? तो हम 33%। बिहार सरकार ने कितना किया? 22। है कितना? मतलब वन आच्छादित और वृक्षाच्छादित, वन और वृक्ष दोनों मिला के 10 है, केवल वन 7.8 और वृक्ष 2.4। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सदाबहार जो शुष्क पर्वतीय है वो दक्षिण में, मतलब विंध्य क्रम के चट्टानों पे पाए जाते हैं, और जो आर्द्र पर्वतीय और शिवालिक, किसमें? शिवालिक। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया पीछे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हल्ला हल्ला नहीं करो लोग, समझो अब ध्यान से। आगे अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक से। इससे 2-4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, औद्योगिकरण से पूछता है। इसके बाद कल आप लोग का सैटरडे है, कल आप लोग का क्लास लग जाता है, ठीक है। कल सैटरडे है, आप लोग का कल क्लास लगेगा, ठीक है। और कल हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री बिहार का। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन पता है तो आप बीपीएससी में निकाल के चलाएंगे। वो पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी किया, बिहार से कौन किया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुंवर सिंह बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और कुंवर सिंह 1857 में थे। आगे बढ़ते हैं। तो कल आप लोग का क्लास सेम टाइम से, और कल का क्लास लंबा हो जाएगा, 3 से 6 कर देंगे। कल सैटरडे है, आराम से आप लोग भैंस की तरह सो के आइएगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। सुबह में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री फाउंडेशन वालों का है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग से वर्ल्ड हिस्ट्री कहां पूछता है? और आप लोग के लिए शाम में वाले बैच में स्पेशली किसका हिस्ट्री होगा? बिहार का। जैसे अलग अलग पूछेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कल समझा देंगे। इसमें कौन चीज समझाए आप लोग को? चलिए इधर देखिए ध्यान से। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए क्या चीज का होना जरूरी रहता है? कुशल मजदूर होनी चाहिए, सस्ता श्रम होना चाहिए, कच्चा माल अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ आके
कोई चाय का उद्योग लगा सकता है क्या? कच्चा माल मिलेगा आसाम में, फैक्ट्री डालेंगे यहां पर, कभी नहीं हो सकता है। तो कच्चे माल का अवेलेबल रहना जरूरी है। कच्चे माल को मशीनों द्वारा तैयार करके मानव के लायक उपयोगी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, क्या कहेंगे? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आम हो गया कच्चा माल, उसको प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा ना तो आम से जूस बना के रेडी कर देगा। आलू हो गया कच्चा माल, अगर प्रोसेसिंग यूनिट हो गया तो चिप्स बना देगा, कुछ बना देगा। मकई हो गया आपका कच्चा माल, अगर वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे तो उससे मुर्गी का दाना बन सकता है, और जो चिप्स बन, कुरकुरे, अरे टेढ़ा रहता है, कौन सी रहता है उसको, टकाटक, सब मकई उकई का रहता है। और कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के उसको खाया जाता है। वहां पे सेरेलेक्स वगैरह में जौ रहता है, ठीक है। कई चीजें उसको बनाए जा सकते हैं मकई के, वहां पे कॉर्न के। तो प्रोसेसिंग यूनिट लग जाने से कच्चे माल को पका के कई तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। मकई जो होता है इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ गया कि नहीं? इसका कुछ भी चीज आप बना सकते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों का विस्तार ही क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। यहाँ पर कुशल श्रमिक होने चाहिए, सुगमतापूर्व कच्चा माल अवेलेबल हो जाना चाहिए, उचित मात्रा में क्या होनी चाहिए? पूंजी। आपके पास सब चीज है, पैसे नहीं है। पता चला कोई बड़ा उद्योग लगाने के लिए कम से कम 50-60 करोड़ रुपया चाहिए, गया काम से। कुल दिमाग, कुशल मजदूर, कच्चा माल रख ले रह गया। स्टार्टिंग के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी बहुत ज्यादा। यहाँ पे पूंजी की कमी है बहुत ज्यादा। किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसके पीछे लग जाएगा सब। आगे बढ़े। उचित आवागमन मार्ग, परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। निर्माणित वस्तुओं के लिए बिक्री हेतु आपके पास बाजार भी होना चाहिए। पता चला, मान के चलिए आप बिहार में केला का उत्पादन बहुत ज्यादा है, केला का उत्पादन के लिए इजी भी हो सकता है। यहाँ कोई केला का पत्ती पे खाता ही नहीं है, वो उद्योग नहीं हो सकता है बिहार में। अगर साउथ में चले जाएंगे तो सारे लोग किस पे खाएंगे? केला। तो कहीं ना कहीं बाजार बहुत मायने रखता है। अगर कोई केरल का व्यापारी बिहार आके केला का पत्ता खरीदना चालू करे ना, सब लोग केला बो देंगे, नहीं बो देंगे इजीली, लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आता है क्योंकि वहां खुद ही अवेलेबल हो जाता है। तो ब्रिटेन भारत को गुलाम बनाया था, उसका मुख्य उद्देश्य यहां से कच्चा माल लेना इससे ज्यादा जरूरी उसके लिए था कि यहां वो ले आके बेच देता था। कच्चा माल तो अफ्रीका से भी उठा लेता था, कहीं से उठा लेता, लेकिन यहां ले आके क्या करता था? बेच देता। तो बिहार में बाजार का कंजम्पशन बहुत ही अच्छा है। 12 करोड़ लोग रहते हैं, 12 करोड़ लोग यहां रहते हैं। सोच सकते हैं 12 करोड़ में अगर मान के चलिए आप साबुने का कारखाना डाल देते हैं तो एक आदमी, मान के चलिए 12 आदमी मिलके एक साबुन यूज कर रहा है घर में, तो 1 करोड़ साबुन लगने वाला है। कहां पे? बिहार में। एक से अगर 12 आदमी नहा रहा है तो एक के दिन में खत्म कर देगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? नहीं, अगर फॉर्चून रहेगा तब नहीं खत्म कर पाएगा। नहीं तो जैसे हम लोग टाइप का आदमी रहे कि एक के बार सफर के नहाता है आदमी पूरा दग एकदम पूरा। हाँ, सप्ताह में डेली जो गंदा रहेगा डेली नहाएगा। हम लोग को चुपचाप कोई काम टाइम ना मिलता है इतना। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं है? औद्योगिकरण से डाटा से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से समझिएगा। औद्योगिकरण से क्वेश्चन आपका फिलॉसफी टाइप का नहीं पूछेगा कि बताइए कैसे होता है, वो मेंस में पूछेगा। इसमें आपको पूछेगा डाटाबेस किस कहां पे कितना होता है। बिहार में सकल घरेलू उत्पाद, देखिए जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी हर राज्य का अलग जीडीपी होता है, बिहार हर जिले का अपना जीडीपी होता है। जीडीपी का मतलब होता है कितना सामान आप बना रहे हैं, वही क्या कहलाता है? जीडीपी। जितना ज्यादा सामान बनाएंगे उतना ज्यादा बेचेंगे, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, उतना ज्यादा विकास होगा। तो किसी भी चीज को नापने का सबसे सिंपल तरीका है कितना चीज बन रहा है, उसी को क्या कहेंगे? जीडीपी। जैसे आपके आम के पेड़ में लग गया 40 किलो आम, तो आपके आम का जीडीपी कितना हो गया? 40 किलो हो गया काम का। जीडीपी मतलब क्या था? प्रोडक्शन। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मैंने अपने अमवा का जीनना है, दूसरे का अमवा मत जीन लीजिएगा। अब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। समझ में आ गया कि नहीं? हर चीज का अपना जीडीपी होता है। आपके घर में कितना जीडीपी, अगर आपके घर में कई चीज कुटीर उद्योग जो घर से चलते हैं उसका अपना जीडीपी होता है, बट वो डोमेस्टिक आपका होम जीडीपी हो जाएगा। तो बिहार राज्य का जीडीपी में बहुत सारा योगदान जो कृषि आधारित उद्योग का ज्यादा आ जाता है हमारे यहाँ पे। तो बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? यानी हम लोग के यहाँ जितनी चीजों का प्रोडक्शन होता है, तो हमारे यहाँ गेहूं का भी प्रोडक्शन होता है, चावल का भी होता है,
कृषि आधारित चीज का, दूध वगैरह का प्रोडक्शन होता है, मखाने का प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे चीज का प्रोडक्शन होता है। जमुई से सोना का प्रोडक्शन होता है, पाइराइट का रोहतास से होता है, सूती वस्त्र उद्योग का आपका भागलपुर से होता है, रेशमी वस्त्र का बांका से हो जाता है। यहाँ पे सब चीज का प्रोडक्शन बताए कि नहीं बताए। उधर चंपारण के क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पे आपका पेट्रोलियम का भी भंडार मिला है। तो जीडीपी में तो सबका सब जाएगा यहाँ पर। अब उसको कैटेगराइज कीजिएगा कि कृषि आधारित जीडीपी में कितना है, आपका खनन से जीडीपी में कितना है। तो कृषि आधारित में हम लोग का नेशनल लेवल से भी ठीक ठाक है। तो हमारे टोटल जीडीपी में 19% योगदान किसका है? औद्योगिक का। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का कितना है? 19%। जबकि भारत में औसतन कितना है? 31%। यानी भारत में उद्योग कितना परसेंट है? भारत में जितना चीज बन रही है उतना ही चीज बिक रही है। यानी टोटल इनकम भी एक तरह से कह सकते हैं। जीडीपी आपको इनडायरेक्टली इनकम भी दर्शा देता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दर्शा देता है। जीडीपी अच्छा, इनकम अच्छा, जीडीपी खराब, इनकम खराब। तो भारत सरकार, कंप्लीट भारत का टोटल जो प्रोडक्शन उसमें इंडस्ट्रीज का कितना परसेंट है? 1। यानी भारत का औसतन कितना है? 31। तो हमें कमोबेश इसी के पास रहना चाहिए, इसी के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोग हैं कितना? 19%। कितना परसेंट? कुछ कुछ राज्य तो इससे आगे निकल गए हैं, राज्य से आगे निकल गए हैं। कुछ दिल्ली प्रोडक्शन में सबसे आगे निकल गया, नेशनल देश का औसत बजट से भी क्या हो गया? आगे निकल गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि औसतन से भी क्या हो गए? आगे निकल गए महाराष्ट्र वगैरह। लेकिन हम लोग के यहाँ उद्योग कम है। इस तरह देखा जाए तो बिहार में आधारभूत आवश्यकताओं की अभी क्या चलती है, मतलब पिछड़ेपन है। अभी भी हम लोग के यहाँ उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ टोटल 6 जोन में इंडस्ट्रीज हैं। टोटल कितने जोन में है? 6। कुछ इंडस्ट्रीज पटना के आसपास है, कुछ कैमूर के आसपास है, कुछ बरौनी के आसपास है। टोटल इस तरह से कितने हैं? 6। कुछ चंपारण के आसपास है। तो 6 जोन में बांटा गया। उसके हिसाब से हमारे यहाँ टोटल जीडीपी का कितना परसेंट? 19%। अब चलते हैं देखते हैं उद्योग की स्थिति बिहार में कैसे है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग, कृषियोत्तर दोनों प्रकार के कारखानों तथा चालू कारखानों के लिए वार्षिक वृद्धि दर संपूर्ण भारत के औसतन वृद्धि दर से भी क्या की गई थी? अधिक थी। इसका मतलब हमारे यहाँ जो उद्योग थे वो भारत का औसतन उद्योग कितना था? 1 थी। लेकिन हमारा औद्योगिक विकास 19। यानी औद्योगिक मामले में हम राष्ट्रीय औसत से भी क्या है? नीचे। लेकिन जब बात करेंगे कृषि का तो पूरे भारत में जितना कृषि विस्तार हुआ है ना, उससे ज्यादा किसका हो गया है? बिहार का। तो राष्ट्रीय स्तर से हम किस मामले में आगे हैं? कृषि में। किस मामले में? कृषि के मामले में। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में बिहार में कृषि आधारित कारखानों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी? कितना? 16.4 माने 16। जबकि संपूर्ण भारत का अगर स्तर देखा जाए तो कितना है? 3। यानी पूरा भारत का औसतन कितना है? 3.5। वही 3 है। और हम लोग का कितना है? 16। यानी कृषि क्षेत्र में हम भारत को भी पीछे छोड़ दिए। लेकिन औद्योगिकरण में हम लोग नहीं छोड़ पाए, जिसके कई कारण हैं। जिसके मुख्य कारणों में है हमारे यहाँ खेतों के साइज का छोटा होना। किसी भी इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े लेवल पे लैंड चाहिए। हमारे यहाँ कोई बड़े लेवल का लैंड नहीं है। अगर 20 बीघा कह दीजिए एक जगह मिलने के लिए, मिलवे नहीं करेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं 20 बीघा। अब मिलेगा तो छूट फूट मिलेगा। उनका पता चला वो बेचेंगे नहीं। उनका तो खाली बेटा था ही नहीं, खाली बेटी है। उनका दुकान बिया हो गया, एगो का नासिक, एगो का तमिलनाडु। वो आएगी तो बेचेगी। एगो में मुकदमा चल रहा है, एगो में मार हुआ, एगो कब्जिया ले ले, एगो में गढ़ा हो गया। लो हो गया इंडस्ट्री। सब लेला के बाद रस्तवे ना देगा कोनो। समझ में आ गया कि नहीं गया? कुल रद्द हो जाएगा यहीं पे। तो हम लोग के यहाँ आधारभूत कमी है। और किस चीज की कमी नहीं है? तो खेती की। जमीन में विवाद हो, मुकदमा हो, गढ़ा हो, कुछ हो, खेती तो चालू रहेगा ना। चालू कर भाई। खेती में कौन चीज आता है? गढ़ा है तो मछली पोसाएगी, नहीं है तो ऊंचा है तो गेहूं बोआएगा, मीडियम है तो धान बोआएगा। नहीं समझ में आया? कुछ ना होगा तो खूंटा ठोक के भैंस बनाएगी। तो कृषि के मामले में हम लोग क्या हैं? आगे हैं। इट मीन्स जितना संसाधन हमारे पास है उसका हम 100% उपयोग करते हैं। अगर ऐसे ही संसाधन हमें किस क्षेत्र में दिए जाए? औद्योगिक क्षेत्र में, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर को भी बहुत जल्दी क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। बहुत जल्दी क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। ये डाटा आपको पीटी में काम आएगा और मेंस में लिखने के काम में आएगा। जब बिहार में पिछड़े औद्योगिकरण पे आपको क्या करना पड़े? निबंध लिखना पड़े। एगो निबंध नहीं आएगा, कैगो? 3। समझ में गया? अगला कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग होते हैं। कपड़ा उद्योग कृषि आधारित है, चाय वगैरह बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग। इसको देखा जाए कृषि आधारित उद्योग में फूड प्रोसेसिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। आपको पता है फूड प्रोसेसिंग उद्योग, अमरूद जहां उत्पादन हो रहा है जैसे रोहतास, सासाराम,
ये कैमूर के एरिया में अमरूद का उत्पादन अच्छा खासा होता है। अब अमरूद बेचिएगा सस्ता बिकेगा, लेकिन उसका जेली भी बना देंगे तो महंगा बिक जाएगा। तो जेली का कारखाना तो लगना रही ना, तो वो जो कारखाना है जिससे अमरूद के क्या बन सके, जेली बन सके, उससे कोई भी चीज अन्य प्रोसेसिंग करके बनाया जा सके, तो उससे अमरूद वो भी खरीदेंगे तो अच्छे क्वालिटी का खरीदेंगे, और अच्छे क्वालिटी का खरीदेंगे तो औद्योगिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। चावल मिली तो बिहार में बहुत ज्यादा है। जूट तथा उस पर आधारित उद्योग, जूट बिहार के पूर्वी क्षेत्र में आता है। जूट किधर है, इस एरिया में, और चावल का एरिया ये है आपका। अगला दाल मिल उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बिहार में इस तरह से कृषि आधारित उद्योग लगाए गए हैं। यहाँ पर एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। यह उद्योग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर क्या है, आधारित है। तो बिहार में देखिएगा जितना चावल दाल ये या तो कृषि पर है या तो पशु के लिए आधारित है यहाँ पर, जिसके अंदर गेहूं मक्का चावल दूध धान यही सब का क्या चीज होता है, उत्पादन होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा मखाना में पाई जाती है। आप बताइए मखाना बिहार के किस एरिया में, जिसकी खेती मुख्यतः सीतामढ़ी मधुबनी और दमरंगा तराई क्षेत्र में, कहां होगी, तराई क्षेत्र, इस एरिया में मखाना की खेती होगी। क्योंकि मखाना जब भी उत्पादन होगा किसमें होगा, तराई में। तो इसमें बिहार अग्रणी है। मखाना शोधन संस्था दरभंगा में स्थित है। दरभंगा में स्थित है क्योंकि कोसी नदी का मुख्य केंद्र क्या हो जाता है, दरभंगा, वहां से पानी आ जाता है वहां पे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में लीची आधारित, जबकि रोहतास एवं कैमूर में अमरूद आधारित क्या चीज है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि उसको कच्चे माल को और आगे बढ़ाया जा सके। जैसे आप बताइए लीची है मुजफ्फरपुर में, तो है तो मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में कौन सा आधारित है, लीची, क्योंकि आसपास का एरिया हाजीपुर के बाद वैशाली आता है। वैशाली मतलब हाजीपुर, उसके बाद क्या आ जाता है, मुजफ्फरपुर, अरे मतलब वैशाली के बाद मुजफ्फरपुर, तो यहाँ लीची होता है। अब अगर आप लीची बेचिएगा तो सस्ता बिकेगा। दूसरा, आप उसे सीजनली बेच सकते हैं। एक समय के बाद अगर आप लीची खरीद के लाते हैं कच्चा माल, 10 दिन के अंदर बेचिए, वरना उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट है तो आप उसमें आराम से उसको लीची निकाल के उसका जूस बना के फ्रिज में रख के 2 साल तक बेच सकते हैं। चिपका दीजिए बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट जो भी है, तो उसका आता है कि नहीं आता। अब अगर ये उद्योग यहां नहीं रहता तो यहां से खरीदते लोग 40 रुपए किलो लीची, अब बाहर जाता दिल्ली गुड़गांव वहां पे फैक्ट्री में, और वहां से जूस बन के आता, वो 40 रुपए का बिक जाता 400 रुपया में। यहाँ के आदमी खरीद के चुपचाप पीता। जोड़ाता कहां का जीडीपी, हरियाणा। लीची कहां हुआ है, मुझे हो गया, इसके लिए यहां लगा दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। औद्योगिकरण से बहुत ज्यादा चेंजिंग, मेन चेंजिंग क्या होता है, जो चीज 10 रुपए की है सीधे 10 गुना हो जाती है। अगर आपके पास उद्योग है तो सीधे 10 गुना हो जाएगा, कोई भी चीज सीधा 10 गुना होगा। अगर आप जूट की खेती कर रहे हैं, जूट यहां पे, उससे जितना इनकम हो रहा है, अगर जूट का कारखाना लगा के बोरा या रस्सी बना रहे हैं, सीधे 10 गुना हो जाएगा। अगर कपास की खेती कर रहे हैं तो सस्ता रहेगा, कपास का कारखाना लगा के कपड़ा बनाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा, 10 गुना। तो औद्योगिकरण से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। तो बिहार में भी लगाया गया है, लेकिन हर क्षेत्र में उतना भी नहीं है। हमारा राष्ट्रीय औसत औद्योगिक क्षेत्र का कितना है, अरे राष्ट्रीय औसत 31%, औद्योगिकरण का राष्ट्रीय औसत, और बिहार का कृषि का राष्ट्रीय औसत, बिहार का 16%। कृषि आधारित उद्योग हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विस्तार रूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को चालू किया गया है। हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको चालू करने के लिए मेगा फूड पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है। एक बड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र होगा जहां खाद्यान्नों को प्रोसेस करने के लिए कई सारे यूनिट को क्या करेंगे, लगाए जाएंगे। जैसे अमरूद, सेब, सेब का भी जूस आता है और पूरे 12 मास तक बिकता रहता है। बिकता है कि नहीं बिकता। उसके जो मार्केट है, जो सेब वगैरह का जूस लेते हैं, ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पैसा है। हमें जब आप एक पूरे राज्य लेवल पे सोचेंगे तो आपको तीनों इंसान के बारे में सोचना पड़ेगा। एक, जिनके पास पैसे एकदम ही कम है, वो फल के मामले में केवल अमरूद खरीद सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो आपको ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है कि नहीं रखना है। सबसे सस्ता आ जाता है अमरूद, कोई वो खरीद लेता है, समझ में, अमरूद और केला। बाकी सेब अब जाने टाइम पे मीडियम कैटेगरी के लोग आते हैं। चीकू तीकू तो खाली हाई लेवल वाले आईफोन वाले खाते हैं सब। तो पूरी तीनों कैटेगरी को हम लोग को कैटर करना रहता है। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा देने से हम जो सबसे हाई पेइंग क्लास है, जिनके पास ज्यादा पैसा, वो प्रोसेस्ड यूनिट खरीदते हैं। आप देखिएगा आपके मोहल्ले में भी ये रसगुल्ला बनेगा, लेकिन वो नॉर्मल और एवरेज लोग खरीद लेंगे।
और कुछ कुछ किराने की दुकान पे या फिर आइसक्रीम वगैरह डिब्बा वाला आएगा और पैक्ड रहेगा वहां पे। अब कंपनी का मतलब वो दुकानदार का नहीं है, कंपनी का। आप देखिएगा उसको खरीदने वाले लोग अलग आएंगे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? वो थोड़ा सा गाड़ी उड़ी से उतरेगा यहाँ पे और उतर के पूरा ले लेगा वहां से। तो दोनों को पकड़ के रखना है, क्योंकि मेन पैसा कौन देगा? वही देगा। और समाज में पैसा खर्च कराना सरकार चाहती है, क्योंकि जैसे समाज में पैसा खर्च करेगी सामने वाले को क्या मिलते जाएगा? रोजगार। और उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? चेन बनते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो पैकेट आइटम रहता है ना, उसके अंदर वाला भी रसगुल्ला नॉर्मल दुकान वाला बनाता है सब, ऊपर बस सील लग जाता है वहां पे। आगे बढ़ जाए तो देखिए, शीत गृह योजना। शीत गृह को मतलब कोल्ड स्टोर। शीत गृह को क्या कहते हैं? कोल्ड। ये पहले पूरा कोल्ड स्टोर था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा क्या था? कोल्ड स्टोर। अभी आपका जो मेंटरशिप का क्लास चलेगा वो कोल्ड स्टोर में ही चलेगा। कोल्ड स्टोर बंद हो चुका है, तो वो 8 फीट उसकी हाइट होती है, ज्यादा नहीं होती है, तो उसमें क्लास नहीं, आप पढ़ाई कर सकते हैं एकदम। तो कोल्ड स्टोर की जो बनावट होती है ना, वो इस शेप में होगी, ऐसे फ्लोर हो जाएगा। और इसमें जो बहुत कम हाइट पे ऐसे फ्लोर बना दिया जाएगा। हाइट जो बनाई जाएगी वो क्या बनाएगी? बहुत कम हाइट पे बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें सामान रखना है। 8 फीट पे हाइट बना दी जाता है, 8-9 फीट पे यहाँ पे। और इसमें छत नहीं बनाया जाता, छत नहीं, इसमें बनाया जाएगा लकड़ी का जो फट्टा होता है ना वहां पे, उसका, उस टाइप में, ताकि ना छत 5वां तल्ला पर आएंगे तो पहला तल्ला दिखते रहेगा। इतना गैप गैप करके लकड़ी का ऐसे पट्टी दे दिया जाएगा। यह मजबूत रहता है शीशम का, आदमी से ज्यादा लोड रोकता है। उस कोल्ड स्टोर की क्षमता जानते हैं कितनी है? 800 ट्रक। उतना आदमी ना आतेगा वहां पे, उतना का उसमें सेब अट जाता था पूरा यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे रेक बना दिए जाते हैं, और हर फ्लोर एक दूसरे से क्या रहता है? गैप बाई गैप क्या होता है? जुड़ा रहता है। ऊपर एक मशीन लगा दिया जाता है ठंडा करने के लिए, और साइड में एक जनरेटर लगा दिया जाता है। यहाँ पे कंप्रेसर लगा देते हैं। ये अमोनिया गैस को क्या करता है? ऊपर भेजता है। अमोनिया एकदम ठंडी गैस है, ये गैस ऊपर आती है यहाँ पर, और ये इतनी ठंडी होती है कि भारी होके नीचे बैठने लगती है, और वो गैस पूरे कोल्ड स्टोर में क्या होती है? फैल जाती है। अलग अलग फल सब्जी का टेम्परेचर अलग अलग है, तो इसमें अलग अलग चेंबर बना दिए जाते हैं कि ये चेंबर ज्यादा ठंडा, ये चेंबर कम, ये अलग अलग। जैसे अंडा को रखना है तो अलग, सेब को अलग। सबसे मुश्किल होता है संतरा रखना, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना चाहिए, वरना गल के खराब हो जाएगा हर जगह यहाँ पे। और अंडा की एक और खराबी होती है, उसका पूरा वही अलग रहना चाहिए, ना तो सब चीज में महकने लगेगा। तो बिहार सरकार कोल्ड स्टोर को बढ़ावा देने के लिए, अगर आप अपना कोल्ड स्टोर खोलते हैं तो जितना खर्च लगेगा उसका 5 करोड़ रुपए कौन दे देगी? सरकार दे देगी सब्सिडी के रूप में। आप 20 करोड़ लगा के क्या खोलेंगे? कोल्ड स्टोर, तो सरकार कितना दे देगी? 5 करोड़ रुपए देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोर खोलिए। बिहार हर एक पंचायत में एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए, क्योंकि कुल कृषि उत्पाद का 30% सड़ के खराब हो जाता है। और खेती की विडंबना देखिए, उसमें टोटल प्रॉफिट है 25% का होता है। खेती कीजिएगा ना तो प्रॉफिट कितना परसेंट का, और खराब कितना हो जाता है। इसलिए किसान एक ऐसे जाल में फंसता है जिसमें वो पूरी जिंदगी नहीं निकल पाता है। उसको लगता है कि प्रॉफिट में अगले साल आ जाएंगे, तो अगले साल आइबो करोगे तो कितना प्रॉफिट में जाओगे? 5-10% हर साल, तो उसको क्या लग रहा है? घाटा। जैसे एक किसान अपना सामान बेचने जाता है, अगर वो नहीं बिका तो उसकी मजबूरी है सस्ता में बेच के आओ, वरना 2 से 3 दिन बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर गांव वापस आता है, उसके गांव में एक छोटे साइज का कोल्ड स्टोर रहता है, बहुत बड़े साइज का नहीं। इस क्लासरूम में तो बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर हो जाएगा। कोल्ड स्टोर बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इतना कितना, अरे एक जितना में गर्ल्स बैठी हैं सब ना, इतना में पूरे गांव का अट जाएगा। उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना। अब जैसे 1 बीघा में गेहूं लगा रहेगा, गेहूं तो कोल्ड स्टोर में लगेगा नहीं। यहाँ पर 1 बीघा में आप मान के चलिए टमाटर बोए हैं, तो उसको तोड़ के लाएंगे तो तनिए सा ना हटता है जी। वो तो पेड़ पौधा पत्ती तना है तेन में ज्यादा हो जाता है। तो कोल्ड स्टोर में तो केवल प्रोसेस्ड आइटम ना रखेंगे हम लोग पूरा टर्म। तो उससे क्या होता है, सरकार चाहती है बढ़ावा देने के लिए, तो कितना करोड़ देती है? 5 करोड़। फूड पार्क बनाने के लिए कुल लागत का कितना परसेंट? 30%। आपको अगर फूड पार्क बनाना है जिसमें से आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, तो ये अलग अलग समेकित विकास के लिए कितना परसेंट? 40%। इसमें टोटल हर एक चीज को आपको क्या करना है? रखना पड़ेगा, किसी एक फूड के लिए नहीं, सारी चीजों के लिए। चावल मिल, जो चावल के जो मिल वगैरह होते हैं, इसके आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार की क्या है? योजना है। बताइए समेकित विकास के लिए कितना परसेंट? शीतगृह के कोल्ड स्टोर के लिए, फूड प्रोसेसिंग फूड पार्क के लिए 30%। फूड पार्क, समेकित विकास,
कोल्ड स्टोर, ये किस चीज को बढ़ावा दे रही है? कृषि उद्योग। किसे दे रही है? कृषि। हाजीपुर में जो केला है ना, बेचारा अगर बेचता तो बेच दिया, ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा तो बेचारा लास्ट में ऐसे ही जाते हैं। रीजन क्या है? प्रोसेसिंग नहीं है। आपको पता होगा यहां पे जब पपीता की जब खेती होती है ना, तो लास्ट में पपीता हो जाता है 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। और सेम उसी समय में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, मुंबई जैसे मॉल में पपीता बिकता है 40 रुपये या 30 रुपये का एक तो खूब अच्छा, उसे प्लास्टिक से लपेट देता और कुछ नहीं, बस उसको क्या करेगा? प्लास्टिक से लपेट देगा। क्या दिक्कत है यहाँ? समेकित विकास क्रम में ले जाइए या फूड पार्क में ले जाइए, पपीता तोड़िए और उसमें क्या रहता है? बड़ा सा बाल्टी रहेगा, उसमें धो दीजिए, हल्का सा उसमें सोडा डाल के उसको क्या कीजिए? धो दीजिए। एक मशीन आएगा, उसमें फेंकते जाइए, वो लपेट लपेट दाते जाएगा, उसमें ऊपर मोहर चिपका दिया 40 रुपये, जा गया, निकल गया अगला ट्रेन से दिल्ली। तो हम लोग के यहाँ वो क्या इंट्रीगेशन नहीं है। खेती करने वाले को बेचने नहीं आता, बेचने वाले को पता नहीं है कहां सस्ता मिलेगा, और खरीद लेगा तो पता नहीं कि दिल्ली में क्या रेट चल रहा है। तो इंट्रीगेशन नहीं है। इससे फायदा यहाँ के भी किसानों को होगा। दिल्ली वाले को 35 रुपए की जगह बिहार वाला पहुंचेगा 15 में बेच देगा। अरे छोड़ना उसको, ले हमारा ले 15 रुपये में, 2 को ले ले 15 रुपये में। आगे बढ़े तो सरकार इसमें क्यों बढ़ावा देना चाहती है फूड पार्क को? ताकि उसमें आप कच्चे फल को प्रोसेस्ड कर सके। अदरवाइज में प्रोसेस नहीं कर पाइएगा तो क्या होगा? घाटा लगेगा। यह सबसे अच्छा से प्रोसेसिंग में कृषि में केरल ने किया था। केरल में क्या होता था? जो नारियल होता था, केरल का नारियल जो पानी पीते थे, वो एक नारियल वहां पे मिलता था 5 से 10 रुपए में, 10 रुपए में। यहां आते आते हो जाता था 40 रुपए। उसका टोटल वेस्टेज हो गया कॉस्टिंग में। उसने क्या किया? वहां से निकाला, बोतल में पैक कर दिया। अब नारियल पानी किस में आने लगा? बोतल में। सारा पैसा वहां से लग गया, 5 रुपया में पहुंच गया यहां पर। उसको फायदा क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो फूड पार्क प्रोसेसिंग यूनिट में कच्चे माल को आधुनिकीकरण में लाया जा सकता है। याद रहेगा ना? बताइए ध्यान से। कोल्ड स्टोर पे सब्सिडी, फूड पार्क पर इंटीग्रेटेड यानी समेकित पे कितना? 40% है। आगे बढ़ जाए ना, चीनी उद्योग को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चीनी उद्योग कहाँ होते हैं? तो चीनी उद्योग देखिए हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं बिहार में। अगर चीनी उद्योग को आप गौर से देखिएगा तो चीनी उद्योग कहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? कोई आइडिया? अरे बिहार में कहां? महाराष्ट्र गधा, ये एरिया में। ये जो एरिया है ना, ये किस लिए है? चीनी के लिए। किसके लिए? चीनी के लिए। छपरा, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये एरिया किस चीज के लिए? चीनी उद्योग। किसके लिए? चीनी उद्योग के लिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? जलो। इस एरिया में कैसी है? जलो। 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए? वर्षा। निचवा वर्षा होता है? वर्षा कहां होता है? ऊपर। आवागमन की क्या होनी चाहिए? सुविधा होना चाहिए। उष्ण गर्मी होना चाहिए। अब आद मतलब वर्षा। बताइए ऊपर में गर्मी होता है कि नहीं? वर्षा भी हो जाता है, बढ़िया होता है। सिंचाई की सुविधा के लिए नहर और नलकूप होना चाहिए। त्रिवेणी नहर, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, सब तो इधर है सब यहाँ पर। उत्पादन के लिए भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। सघन श्रम तथा विस्तृत बाजार होना चाहिए। तो बिहार में बाजार की समस्या नहीं है। बिहार में बाजार की समस्या नहीं है। चीनी का घरेलू उत्पादन के अलावा इंडस्ट्रियल उत्पादन भी ज्यादा होता है। बिस्किट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सब में तो क्या पड़ता है? चीनी पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा हो जाता है। चीनी मिल की संख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद कितना है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा में। देश में पैदा होने वाली ईख यानी गन्ने का बिहार में कितना %? 3.5%। हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन भले कितना होता है? 3.5%, लेकिन चीनी उत्पादन में हम कितने नंबर पे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उत्तर प्रदेश का अग्रणी होने का रीजन भी है कि वहां के किसान संगठित हैं। वहां के देखिए यूपी और पंजाब के किसान मिलकर सरकार से अपना संविधान कानून पास किया हुआ कानून बदलवा लिया। ये दिखाता है कितना वो लोग संगठित है। और हमारे यहाँ किसान पहले ही जान दे चुका है। वहां पे बेचारा जीने के लिए सोचा। हमारे यहाँ किसान को 1 महीना कहीं बैठा दीजिएगा तो उसका घर डूब जाएगा, पैदावार ही नहीं है उसके पास उतना। आगे बढ़ जाए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन में क्या था? उन लोगों को उसका उचित मूल्य मिल जाता था। हमारे यहाँ गन्ना का क्या होता है? रेट बहुत ही कम है। और आप गन्ना बोइए,
गन्ना बोने के बाद मिल को बेच दीजिए, मिल बेचने के बाद आपको देगा रसीद, और रसीद देने के बाद वो करेगा पेमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि 1.5 साल हो गया है अभी तक गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसा भी हुआ है मिल में, और फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, और मिल वाला कहता है कि बिक ही नहीं रहा है चीनी। अरे चुट्टा कहने का नहीं बिक रहा है तो काहे लिए तुम उसका लिया? समझ गया? सरकार को इसके लिए कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, गन्ना लगाओ, चाहिए लाओ, पैसा लाओ, तौलो, कितना हुआ ले जाओ। चीनी का हम लोग उधारे देता है कि चाय पीला के बाद देंगे, तो गन्ना का है। इसीलिए किसान यहां पे कमर टूट जाता है। किसी किसान के पास 6 महीना एक्स्ट्रा बजट नहीं है कि इस सीजन का वो बेच देंगे, क्योंकि जब आप बेचेंगे ना तो उसी के पैसवा से वो अगली फसल के लिए बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा, सिंचाई करेगा, घर दुआर देखेगा, बेटा का बियाह देखेगा, बेटी का बियाह, बेटा का पढ़ाई, बेटी का बियाह। देख पैसा नहीं रहता तो कोई बेटी को नहीं पढ़ाता है। आप लोग माँ बाप पे मत ब्लेम डालिएगा। जो भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा, इट मींस उसके यहाँ कहीं ना कहीं एक गरीबी की समस्या है। नहीं तो हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो हर बाप चाहता है, ब्लेम नहीं डाल दीजिएगा उसको। खैर अब पढ़ाई के लिए नहीं दिखा, पहले पढ़ाई ले। अब कोई कह दे कि पढ़ाई महंगी है, आपको पता है बीपीएससी का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अब आने वाले 1-2 साल में देखिएगा ना, मेन स्टॉप होते जाए, क्योंकि इतनी फीस महंगी थी ना कि अगर कोई लड़का उसके पास 50-60 हजार रुपए से नीचे बीपीएससी की तैयारी सोच ही नहीं सकता था। 30,000 जीएस का, 30,000 ऑप्शनल का, हो गया कितना? 60,000। और कोई इंटरव्यू में बेचारा परेशान रहेगा। आओ यहां पे टेंशन खत्म, ऑनलाइन घर बैठे रहो, 4,500 दो, ऑनलाइन पढ़ लो। यूपीएससी 2.5 लाख, अच्छा उसमें मेंटरशिप का अलग। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत महंगा होता था वो चीजें, अब वो दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई नहीं पढ़ सकता है तब अलग। एक अब नाम तो न लेंगे, लेकिन यूपीएससी के वो मेंबर रहे, इंटरव्यू लिए थे, रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर होने के बाद जो काम करने वाला इंसान है ना, वो कभी रिटायर नहीं होता, वो बुढ़ापे में भी सोचेंगे लोग काम करने के लिए। तो ऐसे डिस्कस हो रहा था, तो कहे कि खान सर आप फी बहुत सस्ती की है, अब गरीब से गरीब इंसान भी पढ़ सकता है। हम कहे सर मेरा ये मकसद ही नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि समाज का हर व्यक्ति कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो कि देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर उस बेरोजगार से बात करे तो मेंटल लेवल अलग ना हो, बस इसके पास वो अलग है कि पढ़ लिया। तो भले देखिए नौकरियां उन्हीं को में सीमित सीटें हैं, आपको भी आप पढ़े लिखे समझ, सबको कैसे मिल सकता है? डिग्री थोड़ी है कि जो हेल गया उसको एगो सर्टिफिकेट थमा दो, ये तो नौकरी है, लिमिटेड है। लेकिन आने वाले देखिएगा 5 से 7 सालों में एजुकेशन में इतना बदलाव कर देंगे कि देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना अगर बेरोजगार से भी बात करेगा ना तो उसको धमका के नहीं निकल सकता है, वो भी बढ़िया से बात कर लेगा कि भैया 2-4 नंबर की वजह से थोड़ा सिलेक्शन हो गया, हम कट ऑफ से 4 नंबर पीछे रह गए, मत चमकाओ हमको यहाँ के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना हम ये देखें पुलिस स्टेशन में जाएगा बेचारा, आगे कोई कांस्टेबल है, उसके बाद मालिक, वो कहेगा बैठो, हिम्मत नहीं है कि उसको कुर्सी लगा बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा उठ के। हमारे देश को ऐसे बर्बाद कर देगा कोई, बैठा दे आने वाले 2-4 साल बाद किसी को नीचे। आप पढ़ लिख लीजिएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन ना सिलेक्शन ये डिपेंड करता है कट ऑफ और आपकी मेहनत पर, लेकिन जिस दिन आपका यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट होगा, आपके माता पिता को कोई बैठा के देख ले नीचे, अरे उड़ता परिंदा को नीचे उठा के बैठा देगा, बैठ यहां पे, यहां। ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि तब लोगों को लगता है कि हमको ये छोट मोट सपना देखना मेरा काम नहीं है। यहाँ सीढ़ियां उन्हें मुबारक जी ने छत तक जाना, हमारी मंजिल आसमान है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए भ्रम में नहीं रहिएगा। आपका अपना टारगेट है कि आपको अपना घर संवारना है, आपको नौकरी लेना है। मेरा घर ये पूरा भारत है, समझ आ गया ना? इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका इंडिविजुअल है। लेकिन जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों से भी सेवा लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आप भी आने के बाद जब भी छुट्टी मिलेगा गाइड करने आएंगे लड़कों को। आप लोग को भी हम लोग बहुत जल्दी होली उली जैसे आ जाता है तो आप लोग को मंथ में एक बार हम जरूर ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए विदाउट किसी हेल्प और बहुत गरीबी से उठ के। महीने में हम एक बार जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ड्यूटी में है, उनकी ड्यूटी बहुत हेक्टिक होती है। जितने बड़े पोस्ट में जाएंगे ना, आप अगर छोटे जॉब पे 8 घंटा कर लेंगे, डीएम उएम है तो कोई भी 10 बजे जाइए 5 बजे चलेंगे, डीएम से प्रमोशन होगा कमिश्नर का 6 बजे ले बैठल रहेंगे, सेक्रेटरी होंगे 8 बजे तक बैठे रहेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएंगे 11 बजे आएंगे ऑफिस से। जब तक मंत्री जी बैठे हैं ना वहां पे सेक्रेटरी में बैठल रहेंगे आप, और मंत्री का कोई टाइम नहीं होता।
कोई आता नहीं। एक सेक्रेटरी साहब उनसे पूछे तब सर ड्यूटी कितने बजे, तो कहते 9 बजे जाते हैं, आने का कोई ठीक नहीं है, सुबह 9 बजे पहुंच जाना है, आएंगे कब इसका कोई गारंटी नहीं है। खैर मेहनत करते रहना है आप लोग को भी, समझ में आ रहा है। तो बताइए बिहार में टोटल कितना प्रतिशत चीनी उत्पादन, ईख उत्पादन कितना, 3.5%। इसे हमारे यहाँ चीनी मिल की संख्या में हम कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर। यहां पेमेंट की समस्या आपको बता रहे हैं ना कैसे दिया जाता है। आप गन्ना तौलवाइए, वहां लगा रहेगा तौलने वाला, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, रसीद। 1 महीना 2 महीना बाद दे दिया ना तो समझिए बहुत नसीब वाले हैं आप। 2 महीना बाद दे दिया तो नसीब वाले हैं। 6 महीना लटकाता है रवि, आप एक तो गन्ना ससुरा 10 महीना खेत में लगता है, 10 महीना। सबसे ज्यादा खेत में कौन रहता है, गन्ना। कितने महीने रहता है, 10 महीने। एक तो 10 महीना किसान को 1 रुपया नहीं दिया वहां पे, उसके बाद चोरियों होता है बड़ी गन्ना, कोनो टहलते जाएगा वो तूर दिया, आगे चलते हैं। खैर वो गन्ना उतना नहीं होता, उतना भी चोरी नहीं होता। किसान को समस्या चोरी से नहीं है, किसान को समस्या चोरी से नहीं। उसके यहाँ जाइएगा तो 1 बोरा आपको ऐसा दे देगा, ले जाओ 2 किलो ले जाओ गेहूं, कोई बात नहीं। सोचिए इस देश को अंग्रेजों से भयानक लूटा इन नेताओं ने, किसानों को लाइन लगवाकर 20 किलो गेहूं खरीदवा दिया। कितना गरीब रखा था आप जरा सोचिए। अगर कोई कहता है कि हमने 70% राशन दिया तो यह गर्व की बात नहीं है, सोचने की बात है कि आज हम लोग 2023 में आने के बाद अगर 70% लोग लाइन लग के 20 किलो गेहूं खरीद रहे हैं तो कहां जा रहा है देश। ये किसी के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन ये सोचने की बात है। 20 किलो गेहूं के लिए, जो गेहूं किसान उत्पादन करता है, लेकिन वो गेहूं खाने सोचता है कि कम से कम जो पैसा मिल जाता है 400-500 जो मिले यहां पर, लेकिन जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, आपका जॉब हो जाता है, अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, लेंगे राशन लाइन लगा के, नहीं लेंगे। यहाँ पे बिहार में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग। बिहार में सबसे पुराना चीनी उद्योग को सबसे पहले किसने करा था, डचों ने। याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रथम सफल चीनी मिल कहां था, मढ़ौरा, छपरा में है। यहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे होगा, हमारे कोचिंग से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे होगा मढ़ौरा। यहाँ पर चक्का फैक्ट्री भी है उधर ही। आप लोग सारण, हाँ 90 किलोमीटर, हमारे बाप रे ज्यादा है जी, तब तो हम ज्यादा दूर हो जाए। असल में ना हम जब दूरी बताते हैं ना तो नक्शा के हिसाब से बता देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है नक्शा, हम नक्शा के हिसाब से बताते हैं 30 से 40 किलोमीटर। अच्छा जाना तो रहता है सड़क से वो तो घुमा फिरा के लेके जाएगा, तो हमारी ये डिस्टेंस वाला में हमेशा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम नक्शा के हिसाब से बताते हैं। ज्यादा दूर नहीं, वो भाई सड़क नदी एन तेन की वजह से ज्यादा हो जाता है, हम 30 बता दिए। है छपरा में आता है, कहां पे आता है, छपरा। सारण जिला मढ़ौरा, सब पहला चीनी मिल मढ़ौरा। बिहार राज्य में चीनी मिल निगम की स्थापना कब हुई थी, चीनी मिल निगम ही है, निगम मतलब होता है कारपोरेशन, इसी के देखने में सारी चीजें का स्थापना। बिहार में कुल चीनी मिल की संख्या कितनी है, 10 हो गई। अब कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई, 10। देखिए सारण जिला में चीनी मिल है, पहला चीनी मिल ही कहां लगा था, सारण में। तो एक कहां पे आपका, सारण, यहां लगा दिए सारण। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, और नीचे में गोपालगंज। तो ये एरिया चीनी के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चीनी उद्योग के लिए एरिया प्रसिद्ध है। और जो चंपारण के लोग होंगे उनमें किसान में ऐसा हर एक घर छोड़ के दूसरा का गन्ना बोता है। आप में है चंपारण के लोग, गन्ना बोया जाता है कि नहीं, हाँ अब नहीं बोता, वही पैसे वाला समस्या है। मेन समस्या क्या है, पैसे वाला, कि 10 महीना खेत में आप इंतजार कीजिए, फिर 6 महीना क्या कीजिए, मिल वाले को देखिए। मिल वाले से बातों नहीं करेंगे। और कितना रुपया, 12 रुपया किलो, कितना रुपया ले रहा है अभी, 315 कर दिया। ये भगवान तो जान निकाल देगा ये आप। देखिए सर, और समझिए ध्यान से, किसान की जान कैसे मारा जाता है। अगर हम आपसे कहेंगे कि 3.5 रुपया किलो गेहूं खरीद रहा है, 3.5 रुपया किलो गन्ना खरीद रहा है, कितना, 3.5 रुपया या 3 रुपया 30 पैसा, आपको लगेगा कि किसानों को लूटा जा रहा है, लग रहा है ना। एक वो गन्ना कितना रुपए किलो, 3 रुपया किलो। समझ में गया, गन्ना खरीद रहा है कितना, 3.5 रुपया 30 पैसा। तो इसको कैसे किया जाए, इसलिए सरकार ने बेवकूफ बनाने का नया नियम निकाला, कि कहा कि देखिए हम गन्ना खरीदते हैं 330 रुपया प्रति कुंटल, मतलब 100 रुपया का रेट बताएगा। तो सरकार कहे ना कि 1000 रुपया लीटर तेल बेचते हैं, 1000 रुपया कुंटल के हिसाब से हम लोग क्या देते हैं, तेल।
ये किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। अरे सीधा बोलो ना, 3 रुपया 30 पैसा खरीदोगे, समझ में आ गया? नियम लगाना है तो लगाओ कि 1 कुंटल से नीचे नहीं खरीदेंगे। तो कहा जाता है क्विंटल में क्यों रेट बता रहे हैं? तो कहते हैं लोग कि क्योंकि हम 1 कुंटल से नीचे नहीं ना खरीदेंगे, दुकान वाले नहीं है ना, तो इसके लिए तुम रेट में बदल देगा। तुम कहो ना कि 3 रुपया 30 पैसा के हिसाब से खरीदेंगे, कम से कम 1 कुंटल खरीदेंगे, तब ना लोगों को समझ में आएगा। गन्ना कितना रुपया खरीद रहा है? 3 रुपया 30 पैसा। गेहूं अभी कोई बेचा है कि नहीं एफसीआई में? कैसे बेचे हो लोग? 1200 नहीं, एमएसपी कितना है? 1800। 1800 रुपया। अब बता 1800 रुपया है कि 18 रुपया किलो है? 18 रुपये किलो। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसान लोग अभी लड़ के अपना ई वाला भी नहीं लगा पाए आप, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप ही बताइए, किसी से कहिएगा 330 रुपया कुंटल गन्ना खरीदे हैं, उसको लगेगा ठीक ही है। अब बोलिए 3 रुपया 30 पैसा किलो। सोचिए, एक गन्ना से जब जूस निकालता है ना, 3-4 आदमी को पिला देता है। एक गन्ना हालांकि तो उसका जान निकाल देता है, नीचुआ को बर्फ रख लेता है, कहता ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए नहीं है, उसको क्या कर देता है? पानी मिला देता है। आगे बढ़ जाए। पहला बिहार का गन्ना चीनी मिल मधौरा, पहला चीनी मिल मधौरा कहां पर है? बिहार में कुल कितना प्रतिशत ईख? कितना परसेंट? 3.4, 3.5% आप मान लीजिए। कितने नंबर पे चीनी उत्पादन में? 30। कितने नंबर? बिहार में सूती वस्त्र उद्योग, बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई उद्योग है ना तो कौन सा? सूती वस्त्र का हथकरघा उद्योग, हाथ से बनाने वाला। यहां पे सबसे बड़ा बिहार का उद्योग सूती वस्त्र। कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर लोग लगे हैं तो किसमें लगे? सूती वस्त्र में। इस उद्योग की संरचना हेतु कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए? कपास, और नहीं तो जूट। कपास नहीं तो जूट। अच्छे क्वालिटी में कपड़ा में, और नहीं तो जूट। साथ ही साथ बुनकर, जो बिनने वाले क्या हैं? बुनकर। तथा हथकरघा जैसे जो उसको मशीन चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी कुशलता होना जरूरी है यहाँ पर। अभी ये उद्योग भी बहुत पीछे चल रहा है। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ वगैरह के लिए भी इसमें किया गया, हथकरघा इस सब के भी सहायता के लिए। अब इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, हथकरघा उद्योग क्या होता है? जो छोटे पैमाने पर हो सकता है कपड़ा उत्पादन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हथकरघा उद्योग। छोटे पैमाने पर हो गया तो उसे क्या कहेंगे? हथकरघा उद्योग। जैसे भागलपुर हो गया, बांका हो गया, गया, नालंदा, नवादा। पहले इसको किस में बनाइए? नक्शा में। पहला बोलिए। कोयला के लिए भी है भागलपुर, नवगछिया केला के लिए है, और वहां पर एक कालगांव बिजली उत्पादन के लिए। कालगांव कोयला बिजली दूसरा कौन सा है? बांका, जस्ट भागलपुर के नीचे है बांका। उसके बाद कौन है? गया। बांका के इस साइड में गया, उसके ऊपर नवादा। देखिए, बांका के बगल में नवादा, नवादा के बगल में गया, और गया के ऊपर में नालंदा। हो गया। ये सारा एरिया हथकरघा उद्योग के लिए। हथकरघा उद्योग में कपड़ा से रिलेटेड ज्यादा है, कहीं पर्दा बन रहा है, कहीं ऊनी वस्त्र बन रहा है, कहीं सूती वस्त्र बन रहा है। अलग अलग टाइप के क्या होंगे? हथकरघा उद्योग। जैसे सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रमुख भागलपुर, सूती वस्त्र के लिए। रेशम के लिए है, लेकिन रेशम में ज्यादातर कौन है? बांका। रेशम के लिए बांका, और सूती वस्त्र के लिए भागलपुर। सूती वस्त्र के लिए समझ में आ गया कि नहीं? गया भी है सूती वस्त्र के लिए यहाँ पर, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? भागलपुर। नालंदा जो है सजावटी वस्त्र के लिए। किसके लिए? सजावटी वस्त्र के लिए। बिस्तर के खोल, सजावटी वस्त्र, ये सब जो आता है ना वहां पे, उस सब के लिए कौन सा जगह है? नालंदा। तमर, रेशम तथा महिलाओं के पोशाक के लिए नवादा। लेकिन ये सब नवादा में उतना उत्पादन नहीं होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कहां से? भागलपुर। क्योंकि प्रोडक्शन इतना बड़े लेवल पे होना चाहिए ताकि वो क्या बन सके? सवाल बन सके। तो ये कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हाथ से चलाने वाले मिल से इसे क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। सूती वस्त्र के लिए ये रेशम की एक कैटेगरी होती है। तो सर रेशम की एक क्या है? कैटेगरी है। आप आगे बढ़े। कपड़ा है, लीलन के कपड़े आते हैं, उसके पॉलिस्टर, लीलन, गम, और वो लीलन के में आपको देखिएगा ना, कुर्ता वगैरह जो नेता पहनता है, सुनो, उसमें पहनने जाएगा लीलन का है, महंगा देगा। वहां पे जो ये जो पहनता है सब ना नेता सब, वहां पे नॉर्मल का पहनेगा सब, जो छोट मोट नेता है सब
नॉर्मल सिला लेगा सर। और अगर बढ़िया जाएगा तो कहेगा अरे लीलन का है तो बढ़िया देगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? मोदी जी लीलन उलन पूछेंगे, मोदी जी को अंडर एस्टिमेट करता है, प्रधानमंत्री है भाई देश का। आगे बढ़े, मधुबनी वगैरह में महीन सूती के कपड़े, जितने महीन सूती के होते हैं कहां पे? मधुबनी, मधुबनी में। आगे बढ़ जाए ना, औरंगाबाद और रोहतास के एरिया में ऊनी कंबल, लेकिन ये भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है। कैमूर में ऊनी कालीन, ये याद रखिएगा बाबू, कैमूर में ना कालीन, कालीन भैया ये क्वेश्चन पूछेगा। कैमूर में कालीन, सूती वस्त्र भागलपुर, ऊनी वस्त्र औरंगाबाद, अरे ऊनी कंबल वगैरह कहां पे? औरंगाबाद, याद रहेगा ना। जूट के लिए पूर्णिया कटिहार, ये याद रखिएगा, जूट वाला कटिहार। देखिए ये वाला किस चीज के लिए? जूट। आइए सूती वस्त्र, यहां पे कालीन, क्यों सा? कालीन। आइए औरंगाबाद वगैरह ऊनी कंबल, कौन सा? ऊनी कंबल। और अगर मधुबनी ऊपर चलते हैं तो पतले महीन धागा वाला मधुबनी में, महीन धागे के वस्त्र मधुबनी। जूट के लिए कटिहार पूर्णिया जूट, कटिहार पूर्णिया महीन वस्त्र मधुबनी, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। और इसके अलावा गया में भी सूती वस्त्र भागलपुर और गया में। और ऊनी कंबल औरंगाबाद। कालीन, 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 सूती कपड़े और सजावटी कपड़े पटना, सजावटी में पटना। जितना औद्योगिक एरिया रहेगा उसमें सब कैसे मिलेंगे? सजावटी वगैरह ज्यादा मिलते, सजावटी वाले एरिया में। हाँ सिल्क, भागलपुर में भी सिल्क होता है, बांका और भागलपुर सिल्क। रेशम के लिए बांका, रेशम के लिए बांका। अब बांका में होगा तो भागलपुर में भी होगा, क्योंकि पास के पास एरिया है सब। तो सूती वस्त्र के लिए भागलपुर, और ऊनी वस्त्र के रेशम के लिए भी भागलपुर और बांका। सूती वस्त्र और रेशम वाला भागलपुर, साथ में बांका। जूट, सजावटी वस्त्र, ऊनी कंबल, कालीन, महीन धागे वाले कंबल, मधु। किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा? क्वेश्चन बनना चाहिए, याद रहे ना रहे। सूती वस्त्र के साथ देखिए, सूती वस्त्र के साथ साथ बिहार में रेशम एवं तसर, ये भी क्या है? एक रेशम की कैटेगरी है। वस्त्र के लिए मशहूर रहा। हाल ही में 2000 पुराना डाटा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री ने जो कोसी मालबरी की भी एक क्या है? रेशम की कैटेगरी है। इसके उत्पादन के लिए कटिहार पूर्णिया के एरिया में भी क्या किया था? उद्योग डाला गया था। रेशम उद्योग के लिए भागलपुर है, साथ साथ क्या हो गया? बांका भी हो गया। ईरी किसकी कैटेगरी है? रेशम के। ईरी किसकी कैटेगरी है? बिहार में 3 प्रकार के रेशम होते हैं, कौन कौन सा? मालबरी, तसर, आंडी। ईरी की भी कैटेगरी होती है, लेकिन अभी हाल ही में उसको स्थापित किया गया। खादी ग्राम उद्योग, इसका ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। खादी कपड़े कोई पहनता ही नहीं है जल्दी, आजकल कोई खादी कपड़े पहन रहा है? हाँ, हालांकि खादी कपड़े का भी एक तो महंगे आते हैं खादी कपड़े, उसमें से जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं वो अपने गांव की कल्चर को भूल जाते हैं। अगर आप पैंट शर्ट पहन के बड़े हुए हैं और बहुत बड़े ऑफिस में चल गए हैं तो टाई लगा के बैठ जाएंगे। खैर आप प्रोफेशनल मीटिंग में जाइए तो बैठ जाइए टाई हुई लगा के, ऐसे तो कुछ नहीं रहना चाहिए। हम लोग डेली उली की मीटिंग में जाते हैं, कोट वोट पहना रहता है, कोई मीटिंग रहता है तो कोट वो उतार देता आदमी, प्योर गांव का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें एगो कवच लगता है, ऑटोमेटिक अजीब फीलिंग आने लगता है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर। समझ, लेकिन ठंडी में रहता है तो आदमी को मेंटेन कर, भाई ठंडा के चक्कर देहाते के चक्कर में जाएंगे तो ठंडा मार देगा आपको, उतना नहीं रहना है। लेकिन आप लोग, हम लोग में क्या किया? खादी ग्राम उद्योग को छोड़ दिया। समझ में आ गया? तो खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। किसे बनाया गया? मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर। ये संगीत के क्षेत्र में और लोक गायक में बहुत अग्रणीय इनका योगदान है। और ये हमारे मनोज तिवारी तो पूछना ही नहीं है। हाँ? आगे बढ़े। हाँ?
आगे बढ़े। अरे भोजपुरी के देखिए मनोज तिवारी वगैरह जब ये लोग थे लोग ना, तो भोजपुरी में अभी भी सभ्यता बची थी। आप कुछ भी कहेंगे, देखिए कोई इंसान क्या कर रहा है उससे नहीं। जब मनोज तिवारी का समय में भोजपुरी थी ना, तो भोजपुरी अश्लीलता की दुनिया में नहीं उतरा था, अभी स्टार्टिंग फेज में था भोजपुरी, और अभी भोजपुरी उतर गया अश्लीलता के पूरी तरह से रद्द। तो अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। आगे बढ़े। उद्योग में ध्यान दीजिए, अभी हथकरघा उद्योग देखे थे, सीमेंट आपको याद है कहां पे, रोहतास। अब यहां फटाफट उदरिया वाला जितना देखे थे सब कपड़ा से था, यहां याद रखेंगे सीमेंट वाला रोहतास, सीमेंट रोहतास। क्रशर उद्योग, क्रशर क्या है ना, पत्थर तोड़ के, बड़का बड़का पत्थर तोड़ के छोटा छोटा गिट्टी बनाइए। बोल्डर बना सकते हैं, सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाने में बड़का बड़का बोल्डर डालता है, छोटा बनाने के लिए गिट्टी, और छोटा करने के लिए बालू। दिल्ली उल्ली में बालू जो होता है ना, क्रशर से आते हैं। नदी में से कौन निकालने जा रहा है, नदिया वाला से ज्यादा अच्छा रहता है क्रशर वाला। पत्थर लिया, उसको फोड़ फाड़ के किया, मशीन में ले जाकर उसको दर दिया, और वो बालू का दाना थोड़ा बड़ा और नोकीला रहता है। नदी का बालू मतलब ना आपस में लड़ लड़ के क्या होता है, उसका धार खत्म हो गया रहता है, समझ में गया। क्रशर से जो बालू बनाए जाते हैं वो काफी धारदार रहते हैं, तो वो मसाला बड़ा मजबूत पकड़ लेता है क्रशर से, उसको भी सस्ता पड़ता है। कौन बालू में से निकालेगा, ले आके पहाड़ एक तू लिया, अरावली का 3-4 को पहाड़े गायब कर दिया। हाई कोर्ट पूछ रहा है कहां गया। अरे भूगोल वाला ने अपना सर्वे जारी किया, नक्शा किया कि यहाँ ये पहाड़ है। अब बाका नहीं, जो छोट मोट पहाड़ है, पहाड़ कितना छोटा मोटा रहेगा। अब आप सोचिए ना, इतने बड़ा का अगर थोड़ा सा पहाड़ है तो इसे कितना बालू क्रश करके निकलेगा। गायब कर दिया सब पहाड़ में, पोकलेन लगा के तोड़ तोड़ के बड़ा बड़ा किया, ट्रक पे लाद के क्रशर में ले गया, वो छोटा किया, वो और छोटा किया, उसको दर दिया, आके दिल्ली में बिल्डिंग बन गया। तो क्रशर, बिहार में क्रशर उद्योग। अभी आप लोग जाइएगा ना शेखपुरा से आगे जमुई की ओर बढ़िएगा, तो शेखपुरा की पहाड़ी के ऊपर कितने लोग हैं शेखपुरा के, बहुत कम है लोग ये शेखपुरा वाले। आप शेखपुरा से जमुई के लिए जाइएगा, जमुई वाले होंगे ना, तो शेखपुरा से जब जमुई की ओर जाएगा तो आपको लेफ्ट साइड में जो पहाड़ मिलेगा ना, ऊपर से कोच दिया है, उसको ऊपर से छील के निकाल लिया है पहाड़ को, रंग 2 रंग का पहाड़वा दिखेगा, एक और ब्राउन अपना ओरिजिनल कलर, एक और तोड़ तोड़ के निकाल दिया उसका, दुरंगा पहाड़ दिखता है वहां पे। तो क्रशर उद्योग में क्या बनता है, ग्रेनाइट पत्थर के लिए, सीस्ट नीस इत्यादि चट्टान होते हैं। अच्छा ये कहां पे ज्यादातर रहेंगे सब, जहां पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। तो पहाड़ी क्षेत्र बिहार में 2 जगह में है, एक इस साइड वाला में है, तो इस वाले एरिया में क्या आ जाएगा, रोहतास कैमूर, तो ये हो गया रोहतास और कैमूर। और इधर से मुंगेर, कौन सा मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब एरिया में क्या है, खोद दिया है सब। तो क्रशर उद्योग बिहार के दक्षिणी भाग में, बिहार के दक्षिणी भाग, याद रहेगा। रासायनिक उद्योग, ये बिहार का औद्योगिक राजधानी बरौनी में है। यहां पर कार्बन फैक्ट्री, तेल शोधन कारखाना लगाया गया है, तेल शोधन कारखाना, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। बिहार का इंडस्ट्रियल हब किसे कहेंगे, बिहार का इंडस्ट्रियल हब बरौनी में। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन वहां बहुत इजी है। वहां एक जगह बरौनी ऐसा जगह है जहां आप उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। बरौनी जंक्शन, बरौनी और न्यू बरौनी दोनों अलग अलग है, आराम से आप उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जा सकते हैं। ऊपर ऊपर चल जाएंगे गंगा हेल के तो उत्तर बिहार में चलाएंगे, नीचे नीचे चलेंगे तो निचले बिहार में चले जाएंगे। गंगा नदी पे वहीं बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, राजेंद्र सेतु। ऊपर ऊपर निकलेगा तो निचवा एक दूसरा स्टेशन मिलेगा, हाथीदा। ट्रेनवा ऊपर जाएगी, निचवा स्टेशन दिखेगा, तो निचवा स्टेशन है। अब पूरे बिहार को क्रॉस करके उत्तर बिहार चली जाती है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्रीज वहां लगेगी। अब वहां जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो टेंशन फ्री है, उसका सामान उत्तर बिहार भी चला जाएगा, दक्षिण बिहार चला जाएगा। अच्छा पटना में भी लगाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, गांधी सेतु पार करेगा, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पुले नहीं है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार, 60-70 किलोमीटर दूर जाके क्या पकड़ना पड़ता है, पुल। अभी बक्सर देखिए, बक्सर ठीक ठाक जगह पे, लेकिन बक्सर में अगर पुल पार करिएगा तो आपका ट्रक जाने नहीं देगा, छोटका गाड़ी जा सकता है। आप में बक्सर के जो लोग होंगे, जो बक्सर में वो पुलवा पार करते हैं एसपी ऑफिस के आगे से, उसमें ट्रक जाने देता है जी, नहीं जाने देगा। वहां पे बनिए रहा है पुलवा, अभी बन जाएगा तब बने, पुरनका पे नहीं चढ़ने देता। अब किसी को बक्सर से एंट्री करना है, नहीं जा सकता, कारखाना लगाएगा वहां, बनारस हेल के जाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा फिर वहां आरा के पास, आरा पे आप पुल क्रॉस
क्रॉस करके फिर किधर जाएगा, छपरा साइड में, और नहीं तो फिर किधर आएगा, पटना साइड। तो ये जहां पे इंडस्ट्रीज वहीं अच्छे लग सकते हैं जहां पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता अच्छा है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है, बरौनी। एक स्टेशन है बरौनी, एक है न्यू बरौनी, और वहां देखेंगे केवल इंडस्ट्री है। नाम से आपको सुने होंगे बरौनी, और लगेगा बहुत बड़ा शहर है, घुसिएगा ना तो खाली इंडस्ट्रीज मिलेगा। कहीं कार्बन फैक्ट्री है, कहीं रबर फैक्ट्री, कहीं कुछ, कहीं पेप्सी का कारखाना, कोई पूरी तरह से भरा हुआ। हाँ, हाथ बाढ़ में खाद कारखाना, हाँ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कारखाना भी वही है बरौनी में। बिजली घर बरौनी, बिजली का टेंशन नहीं है। थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, बरौनी में। बिजली घर रेलवे स्टेशन के बगले में है, ट्रेन वहां क्रॉस करेगी ना आपको दिख जाएगा बिजली घर वहां पर। वहां क्या हो जाएगा, बिजली घर। और जैसे बिजली घर खत्म होगा आ जाएगा नदी, गंगा नदी, चढ़ जाएगी ट्रेन आपकी पुल पे। अब पुल खत्म होगा, नीचे स्टेशन दिखेगा, अजीब टाइप का। पहली बार जो नाते हैं कहते हैं स्टेशन वहां नीचे हो तो उतर तो कहेंगे उसको पता नहीं उतरेगा, यहाँ पे दूसरे जगह जाना पड़ेगा। आगे बढ़े, रोहतास में भी कौन सा है, पायराइट फास्फेट। इसमें तो हम लोग को विश्व पूरे भारत में क्या है 95। पटना में बिहार में इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की क्या करी, स्थापना 1982 में। ये फर्टिलाइजर है, केमिकल है, केमिकल का स्थापना, खेती वगैरह में केमिकल को छिड़काव वगैरह किया जाता है, तो उसके लिए कहां पे है, पटना में भी है। पायराइट सल्फेट के लिए रोहतास में। तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। ताप बिजली घर बरौनी में। फर्टिलाइजर कारखाना बरौनी में। कार्बन फैक्ट्री बरौनी। औद्योगिक राजधानी बरौनी में। उत्तर बिहार दक्षिण बिहार कनेक्ट कर जाता है बरौनी में। याद रहेगा ना, किसी को दिक्कत नहीं। तो रासायनिक उद्योग के लिए बिहार में भी है, लेकिन फर्टिलाइजर कारखाना अभी काम नहीं कर रहा, बंद है। कारखाने क्या है, बंद है। 5 से 6 हजार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिल सकता था, बंद है। आगे बढ़े, इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में ना बहुत छोटे से बड़े चीज तक आते हैं। पिलास पेचकस से स्टार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग उद्योग, गाड़ी का गियर हेन तेल लेके पूरा ऊपर तक चल जाता है, हवाई जहाज तक। यहाँ हवाई जहाज का कौन पार्ट पुर्जा मिलने वाला है, बढ़िया एयरपोर्ट है ये नहीं है। माल ढुलाई के डिब्बे, तार की रस्सी बनाने हेतु मोकामा में क्या चीज है, वैगन इंजीनियरिंग। मोकामा में क्या है, वैगन। ट्रेन के डिब्बों को क्या कहते हैं, वैगन। और खाए वाला वैगन नहीं, मालगाड़ी वाला जो होता है ना उसको वैगन कहते हैं, और जो सवारी वाला होता है उसे कोच कहते हैं। क्या कहेंगे, कोच। तो मोकामा में कौन सा, वैगन। कौन सा, वैगन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। वैगन कारखाना मोकामा। वैगन कारखाना किस जिला में आता है, मोकामा, पटना। मोकामा के बाद पटना खत्म हो जाता है, मोकामा के बाद बाढ़ वगैरह आके खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाएं, रेल वैगन संयंत्र। रेल वैगन संयंत्र कहां पे है, मुजफ्फर। कहां पे है, मुजफ्फरपुर। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहां है, बरौनी में। बरौनी का तो टेंशन नहीं है, बरौनी में बहुत ज्यादा है। चमड़ा कारखाना बरौनी में। बाटा कंपनी का बड़ा कारखाना मोकामा। बाटा यहां पे भी है, पटना के बाद दीघा में। बाटा कारखाना। चमड़ा उद्योग बरौनी। चमड़ा उद्योग कांच के लिए पटना। कांच के लिए पटना। कांच के लिए पटना। कांच, कार्बन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, चमड़ा कारखाना, ताप विद्युत घर। याद रहेगा ना, उटपटांग टॉपिक है कि नहीं है, यही उटपटांग एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग छोड़ के चले आते हैं इसको, और इसको मन किस में आपको लगेगा, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब खेड़ा सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए समय के अभाव में हमको मुख्य रूप से बिहार के ही ज्योग्राफी को फोकस करना पड़ रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो मानचित्र का क्लास पढ़ चुके हैं, मैप का क्लास पढ़ चुके हैं। हाँ, इंडियन या वर्ल्ड दोनों पढ़ लिए हैं लोग। अच्छा, कोई एक मैप पढ़े हैं लोग, इंडियन या वर्ल्ड, दोनों में से कोई। कितने लोग मैप नहीं पढ़े हैं, अरे तुम लोग जी कह रहा है। पता नहीं क्यों जो मैप नहीं पढ़ रहा है ना,
उसको हमारे ख्याल से उसको वो निर्जीव श्रेणी में चल जाएगा वहां। अगर आप मैथ पढ़े रहते हैं, सुनिए ध्यान से, जितने लड़के मैथ पढ़े हैं अभी से बताते हैं, आपका 17 से 18 क्वेश्चन आप फ्री में लेके चलेगा। अगर साइंस कंप्लीट पढ़े हैं 25 क्वेश्चन बीपीएससी का दम नहीं है जो आपसे छीन सके। समझ में आ गया कि नहीं? आप सुनिए 45 निपटा दिए आप लोग, अभी अगला वाले के लिए पढ़ लेना लो। जो मई में एग्जाम लेगा ना उसके लिए 12 जून को है, उसको उसी 12 तारीख को जो एग्जाम है उसको इसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद से हमने टोटल क्या हो जाएगा, 2 हिस्सा में हो जाएगा, एक मेंस एक पीटी। जिन्हें पीटी देना है वो पीटी देख लेंगे, जिन्हें केवल मेंस देना है वो केवल मेंस, दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा। बिहार दरोगा और कई सारी वैकेंसी एक साथ आ गई, 1 तारीख से फॉर्म भरा जाने लगेगा। 1 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाने लगेगा, जिसमें कमोबेश लेके 5,500 वैकेंसी है, जिसमें 2300 के आसपास दरोगा है, उसी में कई तो है आपका आबकारी विभाग है, ये वो करके लगभग 5800 सीट है। कितने सीट है? 58। उसकी बैच आप लोग के 10 तारीख के लमसम में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? मार्च भर उसका क्या भरा जाएगा, फॉर्म। तो आप लोग के लिए वो सब होता, सीधे जाइए किसमें, और इसका तैयारी किए रहेंगे ना उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसे हो जाता वहां पे दरोगा वगैरह नहीं। फाउंडेशन अगर करे रहेंगे तो बीपीएससी पीटी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, केवल फोकस करना पड़ेगा बिहार स्पेशल। जैसे ये क्या है बिहार, इसमें हम इंडिया की ज्योग्राफी की चर्चा की है, तो बस हिस्ट्री में बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी में बिहार स्पेशल। संविधान बिहार का अलग से थोड़े है, बस हो गया, यही 2 तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता। आगे बढ़े, वन आधारित उद्योग देखा जाए, कागज के लिए डालमिया नगर समस्तीपुर, समस्तीपुर में एक टॉर है कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में। पूसा में लकड़ी उद्योग प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, पलाई के लिए हाजी प्लाईवुड। आपके टोटल बेंच में जितना पलाई लगा है ना सब कहां से है, हम जिसमें चल रहे हैं पूरा कहां है, हाजी पलाई के लिए। ये जितना पोडियम उडियम ये सब बना है किसका है, पलाई के, ये सब कहां से, हाजीपुर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो सब के मामले में कौन सही है, हाजीपुर। लकड़ी और पलाई के लिए हाजीपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। सिगरेट एवं बीड़ी मुंगेर दिलवारपुर, मुंगेर में दिलवारपुर, सब जो खचरा है कभी कभी मुंगेर ना देके दिलवारपुर दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नमो ठीक ठाक है। अच्छा गलत नाम क्या लिखा है, सिगरेट पिएंगे तो सीधा वार कहां होगा, दिल पे, दिलवारपुर। सिगरेट कारखाना दिलवार, बंदूक कारखाना योग विश्वविद्यालय, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर, मीर कासिम का किला मुंगेर, मीर कासिम। कल हम आपको खनिज बताए थे परसों, मुंगेर में कौन सा खनिज मिला था, अल्मुनियम का अयस्क बॉक्साइट, अल्मुनियम का बॉक्स, ये मुंगेर में स्पेशली मिला था। अच्छा यहाँ एक पहाड़ी था, कोई याद है, कौन सी पहाड़ी, खड़गपुर। ये पहाड़ी बड़ी चीजों के लिए मशहूर था, ये सब चीजें याद रखिएगा। सिगरेट बीड़ी कारखाना मुंगेर, मुंगेर में दिलवारपुर, कौन सा, दिलवार। सिगरेट वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिगरेट जो लोग पीते हैं ना, डायरेक्ट जो सिगरेट पीते, इससे डायरेक्ट सिगरेट मुंह से जो पी रहा है वो डायरेक्ट पी रहा है। अब वो जो धुआं छोड़ता है दूसरा कोई सूंघ लिया तो इनडायरेक्ट है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर जो पी रहा है वो तो केवल निकोटीन ले गया, और जो छोड़ा ना उस निकोटीन के साथ साथ अपन बीमारियों छोड़ दिया है। इसलिए पब्लिक प्लेस पर बैन लगा दिया गया सिगरेट को। नहीं तो पहले ट्रेन में ना एश ट्रे होता था, एश मतलब राख, ट्रे मतलब रखने वाला, तो उसमें झाड़ के एकदम। अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा, जो सिगरेट पीता है उसको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा खास करके यंग लड़कों में, जो एजेड हो गए हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में पी के अपना साइड रख दिया, ये वाला समझ में क्या जी? अरे एक से एक, हम को दूसरे दुनिया से आए हैं, कर आप कैसे जानते हैं? मतलब
हम लाइफ के किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ाते हैं ना, तो हम जो भी एग्जाम्पल देते हैं, आप देखे होंगे हम उस एग्जाम्पल को एकदम सजीव रूप में देखे रहते हैं। किताबी दुनिया से हमको एलर्जी है। हम लोग के टीचर लोग किताबी एग्जाम्पल देते थे, हम लोग को लगता था कि हम ही लोग पढ़ने में खराब हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर आपको कैसे पता है? हाँ, अरे बीड़ी तो नॉर्मल लोग पीते हैं, ऐसे रिक्शा ठेला नहीं समझ आया? हाँ, बूढ़ी लोग पीती है, लोग दादी लोग। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, वो लोग जब बीड़ी पिएगी पूरा सधा देती है, जब तक अंगुरी ना जड़ जाए तब तक नहीं। अच्छा, वो लोग बड़ा नियम से पीते, पियला के बाद ना जमीनों पर रगड़ देते हैं। अब कोई कोई पी के खेते में फेंक देगा, आग लग जाता है। आगे बढ़े, हरियाणा में जाएंगे तो हुक्का चलेगा। हुक्का एकदम नॉर्मल चीज है वहां, हुक्का यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, सिगरेट एवं बीड़ी के लिए प्लाईवुड, कागज उद्योग, डालमिया नगर। कागज उद्योग प्रमुख उद्योग इसमें याद रखेंगे, ये तो सब आपको याद होगा। किशनगंज चाय उद्योग, आसाम से सट जाता है भाई। किशनगंज दिखेगा तो यहां सिक्किम है, और सिक्किम के इधर आसाम है, और ये दार्जिलिंग के लिए चाय के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं से सट के कौन है? किशनगंज। अच्छा, वहां दार्जिलिंग वाला जितना चीज है यहां भी मिल जाएगा। इवन कि यहाँ के लोग एयरपोर्ट पर जहाज पकड़ने के लिए पटना नहीं आते हैं, बागडोगरा चले जाते हैं। यहाँ पे सिलीगुड़ी में कौन सा? बागडोगरा। नहीं तो एनजेपी चले जाते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी, वहां पे, वहां से चले जाते हैं। तो बताइए, तो किशनगढ़ किसके लिए? चाय। कटिहार चल जाएगी कि नहीं बबनी? देखना इधर ही उल्टेगी लग रहा है। ठीक है, रहन तो तुमको खाइए दोगी तुम दरवाजा पूरा। हाँ, तोड़ दी सब उसको। सबसे फाइन लो। स्कूल में बेंच टूटता था तो प्रिंसिपल आके, किसने तोड़ा? 50-50 सब लोग फाइन दो। कटिहार किस लिए? दिया सलाई। किशनगंज सिवान और बीटा बर्तन। पटना उतना ही। मुंगेर बंदूक के लिए। अरे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे इतना लगेगा आदमी देखने तो हो गया काम। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं लोग। बिहार में स्थित 6 औद्योगिक चीज, इसे याद रखना है। बिहार में टोटल 6 जगह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला गया है। कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है? 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए। एक तो आपको पहले से पता है, बरौनी। एक क्या है? बरौनी। पहला बरौनी, ये हो गया बरौनी। दूसरा सोन घाटी कैमूर, सोन घाटी कैमूर। तीसरा पटना, कौन सा है? पटना, ये पटना के आसपास का एरिया। चौथा मुंगेर, ये हो गया मुंगेर। पांचवा गया, और उसके बाद चंपारण। बिहार में कितने औद्योगिक क्षेत्र? कितने? सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र गंगा नदी के सहारे मिलेगा आपको। देखिए, पटना गंगा नदी के सहारे, बरौनी गंगा नदी के, मुंगेर गंगा नदी के सहारे, और अगर दूसर को मिलेगा तो एक कैमूर वाला मिल जाएगा सोन नदी के एरिया में, और ऊपरा वाला मिल जाएगा गंडक नदी। जो भी बड़ी इंडस्ट्री रहेगी वो नदी वाले क्षेत्र के पास रहेगी। इसका मतलब क्या होता है? जहां जहां से नदी गुजरी है वहां वहां लोग बसे हैं, और जहां लोग बसेंगे वहां जनसंख्या ज्यादा आएगी। जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां लोग स्किल्ड ज्यादा रहेंगे। क्या ज्यादा रहेंगे? स्किल्ड। जैसे पटना की जनसंख्या ज्यादा, यहाँ स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, टाइपराइटर मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। गांव में जाकर खोजिए ना, टाइपराइटर चाहिए, क्या करना? हंसुआ है, कितना खेत कटवा लीजिए हमको, उसने टाइपिंग विपिंग ना हो तो हमरा से। समझ आएगा कि नहीं आएगा? पटना वाले तो नहीं हंसुआ लेके कटवाई, हाथ गोड़ काट लेगा अपना। नहीं काट पाएगा। वहां लोग गांव में लेबोरियस मिलेगा, यहाँ क्या मिलेंगे? स्किल्ड। दिल्ली में जाके मिलेगा तो अल्ट्रा स्किल्ड मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मेरे से तो नहीं होने वाला ये काम।
आगे बढ़े, वो अल्ट्रा स्किल्ड है, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। लेकिन वहां के लोग स्किल्ड रहते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं स्किल्ड वगैरह काम में। आगे बढ़ जाए तो 6 औद्योगिक गलियारा याद रहेगा, पूछे। गंडक के किनारे पश्चिमी सोन घाटी में, सोन घाटी में दुटोई हो गया, गया तो गया घर कर्म वो फल्गु नदी के, गंगा के सहारे कितना, पटना, मुंगेर, बरौनी। बिहार की औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी बताइए तो, कागज कारखाना डालमिया नगर और समस्तीपुर, डालमिया नगर, और रेल वैगन कारखाना मोकामा, वैगन मोकाम, अरे वैगन मालगाड़िया का डिब्बा। और कोच किसको कहते हैं, सवार। और बोगी किसको कहेंगे, चक्का को, ट्रेनवा के चक्का को बोगी कहते हैं, ऐसे बोगी रहता है। ये हो गया बोगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया बोगी। इसके ऊपर रहता है कोच, बोगी के ऊपर कोच, समझ में आ गया। जो ट्रेन का डिब्बा रहता है उसमें 2-2 चक्के का सेट लगा होता है, जबकि इंजन में 3-3 चक्का का सेट होता है। इंजनवा में ना एक साथ 3 गो रहेगा और फिर गैप देके 3 गो रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया व्हील, ये हो गया उसका एक्सल, व्हील एक्सल, व्हील एक्सल, 4 गो का सेट बोगी, और फिर ये भी व्हील एक्सल, व्हील एक्सल, 4 गो का सेट बोगी, क्या हो गया बोगी। जब 2-2 गो का सेट लगा रहता है उसे कहते हैं बोबो, और 3-3 का सीट रहता है तो कोको, समझ आ गया। अरे बाबू तुम लोग हंस रहा है, रेलवे में कई लड़कों का एग्जाम हुआ तो उसे पूछता है ये सब चीज। सिलेक्शन के बाद जब आप अप्रेंटिस में करेंगे या सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछता है। एक रेलवे का हम पूरा यूट्यूब पे सीरीज बनाए हैं। जिन लड़कों का सिलेक्शन हो गया ना, सिलेक्शन के बाद जब वो ट्रेनिंग में चले गए तो ट्रेनिंग में उनसे वो पूरा अंदर से क्वेश्चन पूछता है, बड़ी खुश रहता है, सर सब हो गया हम लोग का, एक रे देखो के सब बना दिए। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब तो इतना ना बैचे और यूपीएससी हेन तेन के लोग को टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ बजट पे, हाँ चलिए आप लोग कहते हैं तो बना देते हैं। बताइए ये क्या चीज है, ये चारों बोगी, ये चारों, और सवारी डिब्बा रहेगा तो कोच, और मालगाड़ी का रहेगा तो वैगन। कहां पर है वैगन कारखाना, मोकामा। हाँ कितने औद्योगिक गलियारे, औद्योगिक राजधानी, प्लाईवुड, प्लाईवुड, प्लाईवुड हाजीपुर में, सूती वस्त्र भागलपुर, सूती वस्त्र, कालीन, क्वेश्चन बनाया जाए कैमूर में, भदोही से सट के, कैमूर के जस्ट बाद देखेंगे ना उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर बनारस वाला एरिया आ जाएगा, और मिर्जापुर आया मुन्ना भैया, कालीन भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गुड्डू पंडित, आगे बढ़ जाए। और बलिया जाएंगे तो उधर मिल जाएंगे जीतू भैया, सचिव जी। बलिया में कौन मिलेगा, सचिव जी, पंचायत, ये सब। हाँ विनोद, पंचायत वगैरह कितना सभ्य मूवी है कि नहीं। अच्छा उसमें लाल पीला हरा दिखाया गया है तो रिंकिया उंकिया का तो सभ्य तरीका से। बड़ा सभ्य तरीका से दिखाया गया है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है। बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई, कौन कौन सी इकाई लगाई गई है ये आपको याद होना चाहिए। बैगन कारखाना मोकाम, तेल शोधन ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन बरौनी, रेल पहिया छपरा, कहां पे छपरा, अरे बेला जगहिया है छपरा। हाजीपुर से जाएंगे ना अगला स्टेशन सोनपुर, परमानंदपुर, नया गांव। नया गांव से इसे ट्रेन कट जाएगी और नया गांव से देखिएगा कौन ची है भाई,
तो बेला चक्का कारखाना, वहां कुछ भी नहीं था, बाढ़ का एरिया था, वहां चक्का कारखाना लग गया। समझ में आ गया कि नहीं? लालू यादव वो बने थे ना जो रेल मंत्री, तो बिहार के लिए स्पेशली बहुत अच्छा काम करके चले गए, वरना जितना वो बने। अच्छा, रामविलास पासवान बने तो उन्होंने बहुत ठोस काम किए थे, वो मतलब बहुत ठोस ठोस काम, जो अगले हाजीपुर को रीजनल हेड ऑफिस बना दिए पूर्वोत्तर रेलवे का, पूरब मध्य, पूर्वोत्तर का तो गोरखपुर, पूरब मध्य का। आगे बढ़ जाए, कैरेज रिपेयर हरनौत, कैरेज डिब्बा, जो ट्रेन का डिब्बा रहता है ना, तो उसका मेंटेनेंस वगैरह कहां होता है? हरनौत। हरनौत यहां से 50 किलोमीटर के आसपास। हाँ, कितना है? अरे 40-45। हाँ, हरनौत ज्यादा दूर नहीं है, पटने वाला तो हरनौत कह रहे हैं, बिहार शरीफ से जस्ट पैसे वाला, बिहार शरीफ से जस्ट पहले कौन सा है? हरनौत। हरनौत से सड़क ऐसे हो जाता है, एक गो विनोद वाला सड़क देख रहा है ना, विनोद। यहां से हरनौत पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और उसके बाद बिहार शरीफ पहुंचने में 1.5-2 घंटा, बाजार है पूरा, अब विनोद वाला सड़क आ जाता है। तो बताइए, कैरेज रिपेयर हरनौत, रेल बिजली इंजन कारखाना मधेपुरा, कितने इंजन का? 12,000। ये जो अभी बिहार में, भारत में सारी ट्रेनें जो चल रही हैं वो बड़ी लाइनों पे चल रही है, वाइड गेज एसी गुड्स लोकोमोटिव, समझ गया? वैग 12, क्या नाम है? वैग 12 मतलब 12,000 हॉर्स पावर। उस इंजन की क्षमता 12,000 घोड़े के बराबर। कितना घोड़े के बराबर? इंडिया का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव वैग 12 कहां बनता है? मध्य। तो इसके तो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, नहीं बनती है जी? अरे पूरी इंडिया का सबसे तगड़ा है, और अकेला इंजन नहीं है, 2 इंजनवा को मिला के है, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, वो मिला के है। वैग 12 ब्लू कलर का है, ये बहुत पावरफुल है। ये रहा वैग। अरे हमारा फोटो आ गया, ये किस? अरे यही चला दे। वैग 12 ये रहा, देखिए ये रहा वैग 12। इसमें 2 आदमी को बैठना मैंडेटरी है, 2 इंजन है, 2 इंजन नहीं है, ये 2 का पार्टे है। ये कहां गया इंजन? वहां देखिए, अलग अलग मत सोच लीजिएगा इसको, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, समझ में गया? इतना बड़ा इंजन है। वर्तमान में भारत में जितने इंजन है ना, उसका डबल ही है, लंबाई में भी डबल है। कितने क्षमता है? 12,000। वैग WAG मालगाड़ियों के इंजन पे लिखा रहेगा, और WAP पैसेंजर पे लिखा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? ये गुड्स, ये पैसेंजर, WAP, ये 12,000 हॉर्स पावर का सबसे तगड़ा इंजन है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसका आप लोग, ये क्या चीज है भाई? बोगी। बताइए, ये कोको वाला बोगी है कि बोबो वाला? बोबो। 3 चक्का लगा देता रखो, 3 चक्का लगाने से स्पीड नहीं भागता, इसलिए मजबूरी में कितना चक्का लगाएंगे? 2। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? 2 चक्का लगाएंगे तो ज्यादा खींचिए नहीं पाएगा, 3 लगाएंगे तो दौड़ नहीं पाएगा, और 2 लगाएंगे तो खींच नहीं पाएगा। इस ससुरा को दौड़ाना भी था, खींचना भी था, तो इसलिए क्या किया? बोबो वाला 2 लगा दिया, एगो यहां एगो यहां, जो ससुरा तो नहीं, दोनों अलग अलग। ये इंजन इतना पावरफुल है कि इसके पीछे ना 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को लाद देंगे तो खींच ले जाता है। 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी खींच लेता, और खींचता है ना तो उठ जाता है अगवा से। कैसे कैसे एक्का नहीं से उठ जाते थे। तो इस सूरज जब इसका ट्रायल हो रहा था तो उठ गया, और ड्राइवर परेशान हो गया, अरे भाई पटरिया के इन्होंने किया तो धंसिए जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अलग से लोहे का बड़ा बड़ा गर्डर, बड़ा बड़ा ढलवा के आइस में जगह जगह रखा गया है जमीनों, इसके ऊपर आइस है, एक्स्ट्रा आइस पूरा, ये आगे से लेके पीछे तक, ताकि उठे नहीं। नहीं, कभी ट्रैक्टरवा देखते हैं टलिया में ला लो, उठ जाता है। इसे जो उठ गया था यहाँ पे ट्रायल के टाइम पे उठ गया था, इतना ना लोड हो गया था यहाँ पे, लेकिन पावर देख रहे हैं, कम नहीं हुआ था,
अगवाला उठा था ना तो इकर आ रहे हम हिलो रहे अबे हम घींच के लेके चल गया तो उसको लोड कर तो कहां पे बनाया गया? मधेपुरा। कहां पे? मधेपुरा में। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। कितने हॉर्स पावर का? डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन। कहां पे? मधौ। ये निर्माणाधीन है अभी। क्या है? निर्माण। इससे तो इंजन बन के निकलना चालू होगा। ठीक है। मदौड़ा में यहाँ पे एक और है, यहाँ पे व्हील फैक्ट्री। मदौड़ा में क्या है? व्हील फैक्ट्री। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कटिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जूट कहां होता है? कटिहार। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कटिहार। मधेपुरा में कितने हॉर्स पावर का इंजन? प्लाईवुड उद्योग, कालीन उद्योग, कालीन कैमूर में। सिगरेट फैक्ट्री, तेल शोधन कारखाना। क्वेश्चन बनाएंगे। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा? रेशम सिल्क। कौन सा? भागलपुर। और साथ में बांका। बांका है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे? भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये 67वीं में भी पूछा, 62वीं में भी पूछा और री एग्जाम में भी पूछा। अगला, उद्योग और स्थापना मिलाई, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो ध्यान से। ऑयल रिफाइनरी सही है, सीमेंट बंजरी सही है, फर्टिलाइजर बराई भी सही है, रेल डिब्बा कारखाना मोकामा। कहां पे? मोकामा। बैगन कारखाना मोका। मधेपुरा रेल फैक्ट्री। हाँ, वैग 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 घोड़ा लगाएंगे ना उतना उसमें अकेले पावर है। 12,000 घोड़ा लगाएंगे तो दौड़ेगा कहां उस ससुरा? हाँ। अच्छा, अब मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया 64वीं में, तो सेम टू सेम तो ना पूछने वाला। इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो भारत की कंपनी और फ्रांस की कंपनी है। तो एल्स्ट्रॉम। कौन सा है? एल्स्ट्रॉम। फ्रांस की एल्स्ट्रॉम और भारत का रेल डिपार्टमेंट और फ्रांस की एल्स्ट्रॉम कंपनी ने बनाया। कितना पावर का? 12,000 हॉर्स पावर का। 2016-18 में उप मुख्यमंत्री, ये तो उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किस नगर में राज्य में स्टार्टअप हब बनाया था? पटना। स्टार्टअप मतलब नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए। तो स्टार्टअप वहीं लगेगा जहां बाजार ज्यादा हो, जहां कनेक्टिविटी ज्यादा हो, और इन सबसे जरूरी है जहां लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। गांव में जाके स्टार्टअप चालू करिएगा। आगे बढ़े। 60 से 62 में किस स्थान? वैगन एवं इंजीनियरिंग कल पुर्जा लिमिटेड। बताइए कहां पे? मोकामा में। कहां पर? मोकामा में है। आगे बढ़े। डालमिया नगर किस उद्योग के लिए? डालमिया नगर सीमेंट। बांका और भागलपुर चमड़ा उद्योग बरौनी, जूट उद्योग कटिहार। चारों ऑप्शन बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सोचो चारों ऑप्शन बनाएंगे। उद्योग में कमीशन दफ्तर, जितने भी कमिश्नरी है उद्योग का कहां है? पटना। उसका कमिश्नरेट ऑफिस कहां है? पटना। औद्योगिक राजधानी ये बताइए, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक प्रदेश? कितना है? 6। 4 7 5 6। क्रॉस चेक कर लीजिए। बरौनी है, कैमूर। बरौनी किस नदी के किनारे? कैमूर, पटना, मुंगेर, गया, चंपारण। कितने कारखाने औद्योगिक? कोई दिक्कत? टिस्को जमशेदपुर। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कहां है? टिस्को। आप बताइए। तो 53वीं से 55वीं पूछा तो विभाजन ही नहीं हुआ था। ठीक है, मिलाइए दूसरे को, कोच कांच करीते रहिए। कागज उद्योग डालमिया नगर सही है।
सिगरेट फैक्ट्री दिलवारपुर मुंगेर, दिलवारपुर मुंगेर सही है। प्लाईवुड हाजीपुर सही है। जूट पूर्णिया, हाँ मधेपुरा पूर्णिया कटिहार सही है। ऑप्शन ए में गड़बड़ है, सब सही है। 1 2 3 ऐसे करके क्या हो गया? सिंचैंग बताओ, कोई दिक्कत? सी होगा, ई। अरे ये टाइपिंग में ना, हम लोग के एंड से टाइपिंग में इस ऑप्शन को बनाने में मिस्टेक हो गया होगा। गोली मारी ऑप्शन को, क्वेश्चन में सब सही है ना? बस सही है, आप हो गया सब। 1 2 3 होना चाहिए था यहाँ पे। ये ना इधर से सजा दिया, इसको इधर से सजा दीजिए, इधर से टिक मार दीजिए, इधर से टिक मार। हो गया, इसीलिए बीपीएससी लाया था ये नंबर, गलत नहीं होगा ये। चलिए अब ऊर्जा देखते हैं। ऊर्जा रेडी? बिहार में कहां कितना ऊर्जा का खपत है, कितना मेगावाट सबसे ज्यादा, किस जिला में बिजली खपत सबसे कम, बिजली खपत कहां सबसे नया, परमाणु बिजली घर कहां है, पानी से बिजली कहां बनाई जाती है, कोयला से बिजली कहां बनाई जाती है, समझ में आ गया कि नहीं? सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहां किया जा रहा है? ये रेडी है? चलिए डिस्चार्ज लग रहा। बिहार राज्य बोर्ड की स्थापना 58, ये तो पहले याद रख लीजिए, क्योंकि पूरे बिहार में बिजली की सप्लाई बिहार बिजली बोर्ड करता है, तो इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। 1900 जो मेन सप्लायर है उसको तो याद रखना है। 2022 में कुल बिजली उत्पादन 22 में कितना? 6600, 6600 समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ऑप्शन में जो अंतर रहेगा ना वो हमेशा 50 से ज्यादा का रहेगा, क्योंकि हर साल हम लोग केवल 200 मेगावाट बढ़ा पाते हैं। इससे पहले देखेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए थे। 22-23 में लक्ष्य कितना है मेगावाट? अच्छा ये डिमांड, उसमें डिमांड दिखाई गया था, कितना डिमांड था, हम लोगों ने पूर्ति कितना किया था। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? तो ये वाला याद रखना है, 311 किलोवाट। हम बनाते हैं 6600 मेगावाट, जरूरत है 311 किलोवाट प्रति व्यक्ति। ये कितना खपत है प्रति व्यक्ति? और पूरे बिहार में कितना होता है? 6600 मेगावाट। 22-23 में विद्युत खपत की दृष्टि से बिहार में 4 सबसे बड़े जिले, सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत पड़। और होगा क्यों नहीं बिजली? पंखवा गिनिएगा ना क्लास में, क्या आपका मोहल्ला का पंखा अकेले यहीं लग गया है? अभी ये हॉल में है, बाकी सारा हॉल में मिलाएंगे तो पूरा पंखा खपत यहीं हो जाएगा। 450 पंखा है यहाँ टोटल, सारा हॉल मिला के, लाइब्रेरी हॉल ये सारा चीज मिला के ऑफिस 450 पंखा है। एसी है, एग्जॉस्ट अभी अलग है। बिजली का खपत देख रहे हैं हम, 450 पंखा, लाइट, टीवी एन मिला के एक मोहल्ला का तो बिजली हम अकेले ले लेते हैं। 2.25 लाख बिजली बिल आता है। इतना है, उतना अब गर्मी के दिन में ज्यादा आने लगता, ठंडी के दिन में कुछ कम रहता, क्योंकि केवल लाइट्स और टीवी वगैरह यूज होते हैं। गर्मी के दिन में तो लाइब्रेरी की पूरी एसी, पंखा वगैरह सब चलता है। तो सबसे ज्यादा खपत पटना, सबसे कम शिवहर, सबसे ज्यादा, सबसे कम खपत, सबसे कम खपत। अच्छा दो अभी राज्य सरकार, देखिए बिजली का बनाने का निर्माण दोनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार। भागलपुर वाला केंद्र सरकार ने बनाया कहलगांव में, भागलपुर में केंद्र सरकार ने कहलगांव में, मुजफ्फरपुर के कांटी में राज्य सरकार, बेगूसराय के बरौनी में राज्य सरकार, बरौनी में राज्य सरकार, मुजफ्फरपुर के कांटी में राज्य सरकार, बेगूसराय के बरौनी में राज्य सरकार, भागलपुर के कहलगांव में केंद्र। याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 54%। हमारे यहाँ नदियां उतना पावरफुल नहीं है। कोसी जल विद्युत केंद्र है, ये किस नदी पे बनाया गया? कोसी नदी पर बनाया गया। ये बिहार में नदी, उन्हीं नदियों पे आप बांध बना सकते हैं जो तो हिमालय से आ रही है या तो फिर नेपाल से एंट्री मार रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र में है वहां पे।
आगे बढ़े, बताइए टोटल 54% किससे उत्पादन है? जल से। 54% जल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कोसी नदी पर किस जगह पर? बीरपुर। जल उत्पादन कितना परसेंट? 54%। किस नदी, कोसी नदी पे किस जगह पे? बीरपुर। हाँ बीरपुर। अगला देखिए यहां पर कई जगह नया नया चीज है, सोलर ऊर्जा। इससे भी संभावना है क्वेश्चन पूछने की। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीरपैंती, कहां पर ही है? भागलपुर। पीरपैंती में सोलर प्लांट लगाने की क्या है? योजना है। पीरपैंती में क्या लगाने की योजना है? सोलर प्लांट। 800 किलोवाट मथौली जल विद्युत परियोजना कहां पे लगाई जानी है? मथौली परियोजना चंपारण। मथौली परियोजना बीरपुर, कोसी नदी पर। बीरपुर। सोलर प्लांट कहां पर? जगह याद रखो, सोलर प्लांट। सोलर प्लांट पीरपैंती। सोलर प्लांट कोसी नदी के कहां पर? कोसी नदी पर बीर। कोसी नदी पर। चंपारण में कहां पर? मथौली। कितना परसेंट जल विद्युत? 54%। प्रति व्यक्ति खपत कितना? हम लोगों ने उत्पादन कितना किया? 6600 में। बिजली विभाग की बोर्ड की स्थापना सबसे ज्यादा किस जिला में? सबसे कम किस जिला में? हाँ आगे बढ़े, रजौली कहां है? नवादा। रजौली कहां है? आप में नवादा के बहुत लोग होंगे। कहां पे है? नवादा में। तो मुखिया वहीं का है, तो बदमाशी बहुत कर रहा है, समझा? मुखिया हो, विधायक नहीं। बता, नेतागिरी में देख रहे, घरे कोई मुखिया में जीत गया तो यहाँ आके दबंगई करता। कल किसी लड़का को भगा दिया था ये। हाँ बकोट लेंगे हम, याद रखना। ये सब बता, ये सब अच्छा बात नहीं ना लगता है। आप लोग बीपीएससी बैच में कोनो लड़का को भगा दो, चिकोटी काट लो, ये सब। हाँ पकड़ लो। रजौली में किस चीज की स्थापना? परमाणु बिजली का। बताइए परमाणु ऊर्जा किस जिला में? नवादा। परमाणु ऊर्जा किस जिला में? नवादा। नवादा में कहा? भागलपुर के कहलगांव में कौन सा बिजली घर? एनटीपीसी। मुजफ्फरपुर के कांटी में एनटीपीसी। बेगूसराय के बरौनी में एनटीपीसी। भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा। और नवादा के रजौली में परमाणु बिजली। नवादा के रजौली में परमाणु ऊर्जा। अब कोसी नदी के किस स्थान पर? बीरपुर। कोसी नदी के बीरपुर। और चंपारण में कहां पर? मथौली। चंपारण में मथौली में। यहाँ पे ये परियोजना है, रोहतास में कई सारी नदियों पे परियोजना दी गई। इस पीडीएफ को हम आपको देंगे, इसको याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको क्या कर देते हैं? बता देते। जो इंपॉर्टेंट है उसको बता देते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्वेश्चन बताएंगे, बिहार में प्रस्तावित जल बिजली परियोजना, ये याद रखो बबुआ। डगमारा विद्युत परियोजना किस नदी पे बन रहा है? डगमारा कोसी नदी। बीरपुर। बीरपुर कोसी नदी पर बना जा रहा। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 311। 300 ठीक है, हम 331 लिख दिए, गड़बड़ लिख दिए हम। आप लोग तेज है ना। किस में हो जाएगा? ई कितना है? ई। आगे बढ़े, कांटी कहां है? हाँ मुजफ्फरपुर। कहां पे है? मुजफ्फर। राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का? बिहार में बिजली उत्पादन में कुल जल 54%। कितना परसेंट? 53 से 55 में पूछा गया। बिजली में बताइए, बीरपुर किस राज्य में? बीरपुर। अच्छा, कोसी में एक अभी प्रस्तावित है, डगमारा। अब ये ना बता रहे, कोसी में प्रस्तावित डगमारा, कोसी में प्रस्तावित, कोसी में कार्यरत बीरपुर। अब बताइए गंडक नदी में, चंपारण में? हाँ मथौली। कौन सा है? मथौली। मथौली। ये सब याद रख। एक क्वेश्चन देखिए ना तो रिलेटेड दिमाग में सब आते रहना चाहिए, समझ में? कोई जरूरी तो नहीं यही अगली बार पूछेगा। अगली बार डगमारा पूछ सकता है, मथौली पूछ सकता है, बीरपुर पूछ सकता है, समझा नहीं? सोलर प्लांट कहां लगाया जा रहा है? भागलपुर के पीरपैंती।
भागलपुर में फिर 35। और भागलपुर के कहलगांव में कौन सा है? एनटीपीसी, बिहार राज्य बिजली बोर्ड। 58 ऑप्शन नंबर ए। कब पूछा गया? अरे 48वीं में। बिहार का न्यूनतम बिजली अधिकतम पटना, अधिकतम बाढ़, बाढ़ देखा जाए। अब कल कितने बजे? 3 बजे। चलिए अब आगे का क्लास कल देखेंगे लोग। चलिए गज